दस्ते तमन्ना लम्हा लम्हा, हर लम्हा एक रेत का जर्रा, हर जर्रा एक पूरा सहरा, गिनते गिनते हार गए हम, लगता है बेकार गए हम, देखे अनदेखे सपनों से, कब तक भागे कब तक जागे, 52 साल पुरानी आंखें, 52 साल पुरानी आंखें। और ये पंक्तियां हैं राही मासूम रजा जी की, जिन्होंने लिखी थी। उन्होंने कुछ और संदर्भ में लिखा होगा, लेकिन मैं आज इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी आंखें हमेशा जागती रहेंगी, वो चाहे 52 साल पुरानी हो जाए, चाहे 56 साल। और आज आप जो इस एपिसोड देख रहे हैं हिंदी श्री का, वो 57वां एपिसोड है। और यह एपिसोड अपने आप में एक विशेष एपिसोड है, जिसमें आदरणीय डॉक्टर आनंद कुमार सिंह जी उपस्थित है। और हमारे विशेष आमंत्रण पर उन्होंने आग्रह स्वीकार किया हमारा, इसके लिए मैं विशेष रूप से आभारी हूँ आदरणीय डॉक्टर आनंद सिंह जी का। और मैं हर बार की तरह आनंद अमित आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं, नमस्कार निवेदित करता हूं। जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि कृपया इस कार्यक्रम को शेयर जरूर कर दें, जिससे यह कार्यक्रम जन जन तक पहुंचे, और जन जन तक पहुंचे हमारे गाजीपुर के ख्याति लब्ध माने जाने कवियों की रचनाएं भी, उनके विचार भी। तो आइए हम लोग चलते हैं सीधा। मैं पहले स्क्रीन पर लेके आऊंगा डॉक्टर साहब, आदरणीय सीधा मैं चलूंगा डॉक्टर साहब के पास, और उनके उनके परिचय, या उनसे थोड़ा सा छोटा सा परिचय आप सभी से करवाता चलूंगा। और उसके बाद हम लोग डॉक्टर साहब से कुछ बातें करेंगे, मीठी मीठी बातें, और उसमें कुछ कड़वी बातें भी होंगी जो आपके लिए कड़वी होंगी। डॉक्टर साहब बताएंगे, कहा जाता है कि जो सच्चाई होती है वो कड़वी होती है। अगर सच बताएंगे डॉक्टर साहब, तो निश्चित तौर पे हो सकता है कि किसी को कड़वा लगे, लेकिन जो सच है वो सच है, कड़वा लगे या मीठा लगे। और डॉक्टर साहब की कुछ कविताएं भी सुनेंगे। अभी हाल ही में डॉक्टर साहब को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने तुलसी सम्मान से देने की घोषणा की है, और जल्दी उसका कार्यक्रम भी मुझे लग रहा है कि होगा। तो डॉक्टर साहब को बधाई देते हुए, और उससे पहले एक भाषा संस्थान ने भी, उत्तर प्रदेश के भाषा संस्थान ने भी आपको पुरस्कृत किया था। इन सभी पुरस्कारों के लिए बधाई देते हुए मैं आपके परिचय की ओर बढ़ता हूं। जो भी लोग दर्शक देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आने लगे हैं। कुश तिवारी जी हैं, वेद प्रकाश प्रजापति जी हैं, आदरणीय गोपाल जी राय साहब हैं, रामराज राजस्थानी जी हैं। सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। और डॉक्टर साहब को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मैं परिचय की तरफ बढ़ रहा हूं, जैसा मैं आप सभी को बता रहा था। तो आइए, डॉक्टर साहब पूर्व प्रोफेसर हैं। इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, एक तरह से मैं कहूँ, उच्च शिक्षा उत्कृष्ट संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश से, और लेखन को पूरी तरह समर्पित है। अभी अगर आपके शिक्षा की बात करूं, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और दिल्ली विश्वविद्यालय से आपने एमए किया है। यूजीसी नेट के फेलो रह चुके हैं आप। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डीफिल भी किया आपने। और 1994 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा सहायक प्राध्यापक पद पर आपका चयन हुआ था। 2008 से क्षमा चाहूंगा, 2008 से प्रोफेसर पद पर प्रोन्नत प्राध्यापक आप हुए, और स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया आपने। प्रतिनियुक्ति पर मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल में कई विभागों के निदेशक उप निदेशक आप रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा संचालनालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के रूप में आपने कार्य किया है। और अगर आपके विशेष कार्यों की मैं चर्चा करूं, तो मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग संचालनालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के रूप में अकादमिक कार्यों का प्रभार देखा है आपने। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए व्यापक चिंतन तथा उच्च शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन नामक पुस्तक का लेखन एवं शासन की योजना के रूप में प्रकाशन भी आपने उसका कराया। मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा में उच्च शिक्षा परिषद के गठन और रूसा योजना के विकास में प्रारंभिक सहयोग और अम्बेसडर प्रोफेसर आप रहे हैं। प्रतिभा बैंक तथा भाषा सुधार अभियान का आकल्पन। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल में स्टूडेंट सपोर्ट के निदेशक के रूप में 2 क्षेत्रीय केंद्रों का गठन आप छिंदवाड़ा और उन्नयन का किए थे। अन्य चयन आपका जो रहा, जहां आप चयनित हुए, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद नई दिल्ली में आईसीसीआर द्वारा विदेश में स्थित विश्वविद्यालयों के लिए
विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आप चयनित प्रोफेसर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आपका चयन हुआ था। मूल्यांकन समिति के सदस्य भी रह चुके हैं आप यूपीएससी के 2012 से 16 तक, और फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के 2006 से 2012 तक। और आपकी जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उसमें विशेष रूप से गणपति आकल्ट आकल्ट सीरीज में आपका विशेष योगदान रहा था। गणपति आकल्ट 2005 में, शक्ति आकल्ट 2006 में और शिव आकल्ट 2008 पुस्तकें ये मुंबई से प्रकाशित हुई थी। सौंदर्य लहरी और शिव महिम्न का काव्य अनुवाद था ये शिव आकल्ट। और स्वतंत्र लेखन की अगर बात करें तो सन्नाटे का छंद अज्ञे जी की कविताओं पर आलोचना थी, 2014 में प्रकाशित हुई थी। सौंदर्य जल में नर्मदा कविता संग्रह 2015 में प्रकाशित हुआ था। अथर्वा मैं वही वन हूँ महाकविता 2021 में प्रकाशित हुई थी, जिसके लिए आपको तुलसी सम्मान से उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने सम्मानित किया। और महाकाव्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की तरफ से, और बहुत बड़ी बात है। महाकाव्य में सम्मान पा जाना, तुलसी सम्मान पा जाना साधारण बात नहीं है। विवेकानंद आपकी लंबी कविताओं का संग्रह है जो 2022 में अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है, शायद मैंने उसका पोस्टर एक दो जगह देखा था। समुद्र सौंदर्य की ही प्यास है कविता संग्रह आपकी अभी प्रकाशनाधीन है। और पाठ्य पुस्तक लेखन एवं संपादन में भी आपने विशेष योगदान दिया है। स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित पाठ्य सामग्री के संपादक एवं लेखक रह चुके हैं आप। संपादन आपका आलोचना का देशज विवेक 2016 में, कर्मवीर सत्यदेव सिंह अभिनंदन ग्रंथ 2017 में, विमर्श का वैभव 18 में, लोक स्मृति और संस्कृति कर्मवीर सत्यदेव सिंह स्मृति ग्रंथ 2018 में, महात्मा गांधी जीवन और दर्शन 2019 में ये प्रकाशित हो चुकी है। और आपके कार्य का जो शोध पंजीयन और पत्रिका का विशेषांक है वो आपके साहित्य अवदान पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में प्रोफेसर स्मृति शुक्ला के निर्देशन में शोध पंजीकृत अप्रैल 2022 में हुआ था। और अथर्मा मैं वही बन हूँ नामक महाकाव्य पर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति हिंदी भवन भोपाल की पत्रिका अक्षरा का विशेषांक मई 2022 में प्रकाशित हुई थी। आपके जो कार्य है उस पर जो पत्रिकाएं और पंजीयन था, इसके ये दोनों चीजें उस पर थी। और यात्राएं आपने बहुत सारी की हैं और पुरस्कार सम्मान अनेकों मिले हैं आपको। अभी हाल ही के मैं 2 पुरस्कारों के बारे में बताया था, और पुरस्कार की चर्चा करूं तो उसकी गिनती नहीं है। और सारे प्रतिष्ठित पुरस्कार जो हैं वो आपको मिले हैं। वर्तमान सदस्य में आप कार्य परिषद अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में है, आप साधारण परिषद अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में है, और सदस्य वित्त समिति में भी है, वित्त समिति के सदस्य भी हैं आप। अध्यक्ष मंडल है आप महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात के। अध्ययन मंडल में है आप हरिदेव जोशी पत्रिका विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान में। शासी निकाय महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ उज्जैन मध्य प्रदेश में। और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के सदस्य आप उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल के। पूर्व सदस्य भी आप रह चुके हैं बहुत सारे विश्वविद्यालयों में, संस्थाओं में। और सदस्य आप नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी, हिंदी साहित्य सम्मेलन भोपाल, राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति, हिंदी भवन भोपाल एवं मध्य प्रदेश इतिहास परिषद के सदस्य, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के पाठक मंच समिति के सदस्य। ऐसे तमाम प्रतिष्ठित संस्थाओं के आप सदस्य चयनित हुए हैं। विशेष आपका जो है मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के कुल गीत की रचना और स्वरांकन आपने उसका किया है, ये बहुत विशेष है। और आपका मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय डॉक्टर आनंद सिंह जी इस पटल पर हिंदी श्री के, और प्रणाम निवेदित करता हूँ आपको। थोड़ा सा समय जरूर लगा, लेकिन मुझे लगा कि ये दर्शकों को मालूम होना जरूरी है कि गाजीपुर की प्रतिभा कहाँ तक पहुंच सकती है। तो मैं भी उसको थर्ड पर्सन की तरह ही सुन रहा था। मुझे लग रहा था किसी अन्य के बारे में बात हो रही है। सामान्यतया तो मैं रोक देता हूँ कि परिचय की क्या आवश्यकता है, लेकिन अपने बीच में जुड़े हुए हैं, अपने घर के लोगों से जुड़े हुए हैं, तो आपका पूरा अधिकार है कुछ भी कहने का। और कुछ तिवारी जी देख रहे हैं सर, वेद प्रकाश जी हैं, आदरी गोपाल जी हैं, रामराज राजस्थानी जी हैं, पूजा यादव जी मिर्जापुर से हैं, युवा कवियत्री
प्रोफेसर जयनाथ कवि जी हैं बिहार से देख रहे हैं, संजीव द्विवेदी जी हैं, दीनदयाल प्रजापति जी हैं, प्रभाकर त्रिपाठी जी हैं, सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आगे बढ़ता हूं, शिबू भैया जी आज हमारे साथ जुड़े जी हुए हैं, बिल्कुल। उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। हर बार की तरह अरे संचालन और शिबू जी को मेरा भी नमस्कार। जी जी संचालन और संयोजन दोनों में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इस कार्यक्रम में, और आपसे ही, आपके संयोजन से या संचालन से ही यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, और आपकी मेहनत और आपकी लगन का परिणाम है, आपकी निष्ठा का परिणाम है कि आज तक यह निरंतर चल रहा है और 57वें एपिसोड पे है। और 57वें एपिसोड में डॉक्टर आनंद कुमार सिंह जी जैसे धुरंधर रचनाकार बैठे हमारे साथ, तो निश्चित तौर पे शिबू भैया जी के संयोजन की तारीफ करनी चाहिए। तो मैं सीधा चलता हूँ सर, आपके तरफ मुखातिब होता हूँ, और आपको अभी जो अथर्वा पे पुरस्कार मिला है हिंदी संस्था, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की तरफ से, उसके बाद आपकी कविता भी सुनेंगे, उसके लिए तो बधाई बहुत विशेष रूप से। अथर्वा एक बहुत मोटा ग्रंथ है, इसकी कुछ कविताएं आपने पीछे सुनाई थी, तो क्यों ना इसकी एक दो और कविताओं से ही शुरुआत करें आप, इसके बाद इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कीजिएगा। पिछले एपिसोड में जो दर्शक नहीं देखे होंगे वो इस बार जान पाएंगे। जी ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। जी। सबसे पहले तो मैं सभी माननीय लोगों को जो शब्द गंगा गाजीपुर से जुड़े हुए हैं और हिंदी श्री के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों को भी मेरा सादर नमस्कार है, प्रणाम है। वे सब मित्रगण जो पहले से मुझे जानते हैं या जिनको मैं भी जानता हूँ, जिनको मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन आदरणीय आनंद जी जिनके विषय में बता रहे हैं, कुश तिवारी जी का नाम अभी आया, आप सभी को प्रणाम, हमारा सब भी प्रणाम आप सबको। वेद प्रकाश प्रजापति जी, गोपाल जी भी हैं, गोपाल जी, आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत प्रणाम है। देखिए मेरे साथ एक तरह का कंट्राडिक्शन, विरोधाभास जिसको कहते हैं, वो ये रहा कि कहने को नाम मात्र को ही गाजीपुर में मैं पैदा हुआ और रहा, लेकिन बहुत बचपन से ही मैं बाहर चला गया। लेकिन मेरे मन में मैंने जो कंट्राडिक्शन कहा, वो कंट्राडिक्शन यही रहा कि जी जी सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। तो कंट्राडिक्शन यही रहा कि जिस गाजीपुर की मिट्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ और जिसकी सुवास और सुगंध का हमेशा अपने रोम रोम में अनुभव करता हूँ, और जिससे जुड़कर मैं जिस धन्यता को महसूस करता हूँ और जिसके साथ ही मैं अपने शब्द कर्म में प्रवृत्त होता हूँ, लगता हूँ, उसका बहुत बड़ा साहचर्य, अधिक दीर्घजीवी साहचर्य मुझे नहीं मिल सका। उसका कारण ये रहा कि हाई स्कूल के बाद ही मैं चला गया इलाहाबाद पढ़ने के लिए। एक तो पैदा लखनऊ में हुआ, तो गांव में 10वीं तक की पढ़ाई करने के बाद ही मैं इलाहाबाद चला गया, फिर वहाँ से दिल्ली चला गया, और हाई स्कूल पास करके जब 1982 में वहाँ से निकला, तब से एक तरह से प्रवासी ही हो गया। और जब भी आना जाना हुआ तो तीज त्योहार पर या माता पिता के बुलाने पर या किसी वजह से ही मैं वापस अपने गांव सागापाली, जो मेरा गांव है इस समय कासिमाबाद तहसील हो गई है, पहले वो थाना होता था हम लोगों का, बरेसर थाना था, कासिमाबाद और बरेसर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो वहीं पर सागापाली गांव है, वहीं का मैं रहने वाला हूँ। तो मन में आकांक्षा हमेशा रही कि मैं गाजीपुर से जुड़ूं, लेकिन यह सुयोग कम मिला। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, उसके लिए मुझे अपनी नौकरी को छोड़ना ही पड़ा, क्योंकि इसके बिना निस्तार नहीं था। अभी भी चूंकि सबसे कम उम्र का प्रोफेसर मैं हूँ, 55 साल में, खाली हर प्रोफेसर नहीं मिलेगा आपको जल्दी पूरे देश में जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेके बैठा हुआ है। और मेरे चूंकि अनेक संबंध हैं, अनेक जगहों पर मैंने काम किया है, कंट्रीब्यूट किया है, तो लोग भी मुझे छोड़ना नहीं चाहते हैं। किसी न किसी विश्वविद्यालय में कहीं ना कहीं किन्हीं संस्थाओं से जोड़े रखते हैं, उसमें माननीय कुलपतिगण भी हैं और अनेक लोग हैं। तो ये जो विरोधाभास, जी जी, हम चाहेंगे कि आप हमसे मुक्त बातचीत करें, जो बातचीत, कविता तो सुनाना है ही, कविता सुनाएंगे ही आपको। ये भी सर एक बड़ी उपलब्धि है, इतने सारे विश्वविद्यालयों के साथ जुड़ पाना। ये मुझे नहीं लगता कि ऐसे नॉर्मल, बहुत सारे प्रोफेसर बहुत सारे हैं, लेकिन इतने सारे विश्वविद्यालयों के साथ अगर आप जुड़े हैं और लोगों ने आपको जोड़ा है, अपने साथ बनाए रखा है, तो निश्चित तौर पे निश्चय ही करता है कि आपके अंदर वो विद्वत्ता है। और हम आज सौभाग्यशाली स्वयं को महसूस कर रहे हैं। आप एक बार पुनः पहले भी आए थे जब सम्मानित किया गया था आपको, उसके तुरंत बाद हम लोगों ने एक एपिसोड किया था विशेष, लेकिन आज हम आपको पूरी तरह से केवल आपको सुन रहे हैं। जी आगे।
आगे भी जब भी आप कहेंगे, देखिए अनेक संस्थाएं हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, ये मेरा सौभाग्य रहा है। मुझे जो सौभाग्य मिला है, एक तो ये सौभाग्य मिला है कि देश के जो माने हुए विद्वान रहे हैं, वरिष्ठ विद्वान रहे हैं, उन सबका आशीर्वाद मिला है, बचपन से ही मुझे मिला है। हिंदी के, अंग्रेजी के, संस्कृत के, भारत विद्या के, धर्म के, अध्यात्म के, तंत्र के जो आचार्य रहे हैं, ज्योतिष के, आयुर्वेद के, होम्योपैथी के, ये जो आचार्य रहे हैं जिनको हम पाकर गौरवान्वित महसूस होते हैं, तो ये मेरा सौभाग्य रहा है, ईश्वर की महान कृपा रही है कि अत्यंत विनम्रता से मैं उनसे जुड़ा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जो कुछ भी मैंने पाया है या सीखा है, उन्हीं महान विद्वानों की कृपा से सीखा है। उनके ही चरणों की ये धूल रही है मेरे लिए, जिससे कि मैं सीख सका हूँ। लेकिन है क्या कि आप तो जानते हैं कि यदि कृपा भी बरसती हो तो उसे ग्रहण करके संयोजित करना, संधारित करना भी एक तपश्चर्या की मांग करता है। बहुत सारे लोग महानुभावों के संपर्क में आते हैं, महाशयों के संपर्क में आते हैं, लेकिन संभवतः उतना ग्रहण नहीं कर पाते हैं। मैं अपने बारे में ये कह सकता हूँ कि मैंने पूरा प्रयत्न किया है ऐसे महान विद्वानों से ग्रहण करने का। और वो कहते हैं ना कि जो बारिश तो टीलों पर भी होती है, लेकिन जल तो तड़ागों में ही भरता है। जो खाली हो जाते हैं विनम्रता से, उन्हीं में जल आता है। जल भेदभाव नहीं करता, वो तो टीलों पर भी बरसता ही है, लेकिन टीले अहंकार में उन्नत रहते हैं, जो कि स्वाभाविक ही है, तो वहां जल ठहरता नहीं है, ठहरेगा वहीं जहाँ पे हाँ कुछ पात्रता होगी। तो अपनी जिंदगी में मैंने सारी साधना अपनी पात्रता बनाने या बढ़ाने के लिए की है। यही मेरी साधना रही है कि मैंने अपनी पात्रता बढ़ाई है या बनाई है कि वो उनकी कृपा का जल मेरे भीतर रुक सके। गुजराती के कवि हुए उमाशंकर जोशी, बहुत बड़े कवि हुए, ज्ञानपीठ अवार्डी कवि हुए। 60-65 में ही संभवतः उनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। उन्होंने गुजराती में जो काव्य लिखा है उसमें एक लाइन आती है कि सौंदर्यो पी उर्झरण गाशी आप मेले, यानी तुम्हारा काम है सौंदर्य को पीना। तुम जिस तरह से मैदान, पहाड़, पर्वत, जो पहाड़ होते हैं सौंदर्य को चुपचाप पीते हैं। पहाड़ों से झरने कैसे निकलते हैं? पहाड़ अनजाने, अनदेखे, बिना किसी उद्घोषणा के ही, बिना किसी इश्तिहार के ही सौंदर्य को चुपचाप पीते रहते हैं। और जब उनका क्रोड़ भर जाता है तो वही झरने की तरफ फूटकर बह निकलता है। आप देखिए कितनी बड़ी नदियां हिमालय से निकल रही हैं, और इन नदियों को देखकर लगता है कि ये समुद्र को बना रही हैं और समुद्रवत दिखाई देती है, लेकिन ये सारा समुद्री जल जो उनके भीतर बह रहा है, ये तो कहीं ना कहीं पहाड़ों में से ही तो आ रहा है ना। ये पहाड़ों पे जल कहाँ से आया? तो पहाड़ों ने इस जल को चुपचाप ग्रहण किया। सौंदर्यो पी, सौंदर्य को तुम पीना सीखो, उर्झरण घाशी आप मेले, जो उर है वो निर्झर की तरह अपने आप झरने लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि सारी सर्जना के केंद्र में, सारी रचना के केंद्र में, सृजन कर्म में, शब्द कर्म में यह बात बद्धमूल है, गहरे होनी चाहिए कि हम सौंदर्य को पीना सीखें। बड़े काव्य शास्त्रियों ने कहा कि जो आप कविता में अपना अनुभव व्यक्त करते हैं, कविता में विचार व्यक्त करते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। कविता का काम विचार व्यक्त करना नहीं है, कविता का काम है अनुभव को व्यक्त करना। पोइट्री एक्सप्रेसेस एंड मैनिफेस्ट्स एक्सपीरियंस ऑफ द पोएट, नॉट द कॉन्सेप्ट्स। जो एक्सपीरियंस है, जिसको जो आत्मसात किया जो आपने अपने जीवन में, उससे जो रस रसायन तैयार हुआ, कविता का काम उसे अभिव्यक्त करना है। निश्चय ही उसको अभिव्यक्त करने के क्रम में विचार भी सहगामी हो जाते हैं, सहयात्री हो जाते हैं, विचार अपने आप आने लगते हैं। और कोई विचार जब गहराई से आपको मथता है, छूता है, आपकी अंतरात्मा को छूता है, आपके व्यक्तित्व के पूर्व में कोई विचार बस जाता है, तो वह विचार नहीं रह जाता, अब वह भी संवेदना का अंग हो जाता है, वह संवेदना बन जाता है। तो ऐसी वैचारिक संवेदनाएं भी कविता में आती, जैसे तुलसीदास जो है भगवान राम के विचार को इतना अधिक आत्मसात कर रहे हैं कि वह राममय हो गए हैं। विचार के प्रति गहनतम जुड़ाव आपकी अस्मिता को विलोपित कर देता है और वह विचार ही अनुभूति बन जाता है। तुलसी के यहाँ वही राम भक्ति की अनुभूति बनकर प्रकट हो जाते हैं। कोई भी विचार, कोई बड़ा कवि, जैसे बहुत सारे कवि मार्क्सवाद के विचार से संवेदनागत रूप से जुड़ जाते हैं, बहुत सारे कवि गांधी से जुड़ जाते हैं, बहुत सारे कवि अनेक विचारों से जुड़ते हैं, और वो विचार नहीं रह जाते, वो संवेदना का हिस्सा हो जाते हैं। तो मैंने भी अपने रचना कर्म में भाव, संवेगों, संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए वैचारिक प्रत्ययों को भी व्यक्त किया है, वैचारिकता को भी व्यक्त किया है। अथर्वा इसी तरह का एक काव्य है
जहाँ संवेदना, भाव, संवेग के साथ साथ वैचारिकता भी अनुभूति और संवेदना की ही शक्ल में वो सामने आई है। कभी ये मुझे लगता है कि अपनी बात को शुरू करने के पहले यदि मैं कहता हूँ, तो मुझे तो खैर वापस अपने विचार को देखना अपने ही अक्स में, अपने ही मुकुर में, दर्पण में अपने ही चेहरे को दोबारा देखने जैसा है ही। तो उस वैचारिक मुकुर में अपने को देख रहा हूँ, और जो मेरे जैसे नवागंतुक हैं या जूनियर लोग हैं या जो लिख रहे हैं, अभ्यासी हैं या लिखना सीख रहे हैं, उनके लिए भी ये बात काम की हो सकती है जो मैंने बात अभी आपके समक्ष शेयर की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रहा है जी। अब अथर्वा की सर वो कौन सी कविता है? हाँ, पिछली बार आपने कुछ अंश सुनाया था, हालांकि यह अपने आप में एक पूरा जब महाकाव्य है, तो इसका एक अंश जो होगा, मुझे लगता है कि सारे अंश किसी न किसी संदर्भ में जुड़े होंगे। हाँ, जुड़े हुए हैं। एक कविता दूसरे कविता से जुड़ी होगी, लेकिन फिर भी आप उसमें से ऐसी कविता जरूर उसमें होगी कुछ जो बिल्कुल स्वतंत्र भी अपना प्रभाव डालती है। जी जी, मैं उसको भी कुछ सुनाऊंगा। 2-3 वाक्यों में अथर्वा पर कुछ कहना चाहूंगा। वो ये कि पिछले 40 वर्षों की जो हिंदी कविता जिसको मैं गुजरते हुए देखता रहा हूँ, महसूस किया है जिसको मैंने, उसमें जिसको मैंने कहा ना, वैचारिकता अधिक है, संवेदना कम है। नारों, वादों, राजनीतिक मतों और आग्रहों से जब प्रभावित होकर कोई कवि प्रोपेगेंडा का लिटरेचर लिखता है, मतवाद का साहित्य लिखता है, तो मतवाद को जरूर पुष्ट कर रहा है, वो मतवाद के साहित्य को भी पुष्ट कर रहा है, लेकिन साहित्य जो मूलतः चित्त वृत्ति की जमीन पर खड़ा है, जो आम व्यक्ति की संवेदना से जुड़ा हुआ है, दुख दर्द की जमीन पर खड़ा हुआ है, उससे वो दूर हो जाता है। पिछले 40-50 वर्षों का जो साहित्य रहा है, हिंदी का साहित्य, इस दशक के इस शताब्दी के 2 दशक और पिछली शताब्दी के 3 दशक, यानी 70 से लेकर के सन 2000 की कविता और 2000 से लेकर के ये 2020 की कविता, ये 50 अमूमन ये 50 साल जो हैं, ये आधी शताब्दी का जो समय है, ये बड़ा विचित्र समय रहा है हिंदी कविता के लिए। आप महसूस करेंगे कि छायावादियों के बाद नई कविता का जो युग आया, नई कविता ने बौद्धिकता को प्रश्रय दिया। छायावाद में भावुकता का तत्व ज्यादा था। नई कविता ने विचार को ग्रहण किया, मध्यवर्गीय अनुभूतियों को ग्रहण किया, और आधुनिकता को, जिस आधुनिकता को अभी छायावाद ने रोका हुआ था, उस आधुनिकता की आंधी को, पश्चिम की आंधी को नई कविता नहीं संभाल पाई, और वह पश्चिमी मूल्यों से आक्रांत कविता हो गई। शिल्प में, लिखने में, पंक्तियों को तोड़ तोड़ कर लिखना, छोटी सी लाइन है लेकिन आप 5 लाइन में उसको लिखते हैं, तो ये सब पश्चिम से प्रभावित प्रक्रियाएं रही हैं। तो बहरहाल आशा ये है कि पिछले 50 वर्षों की कविता से थोड़ी सी मेरे मन में नाराजगी रही है। हालांकि इस 50 वर्ष में मुक्तिबोध, और मुक्तिबोध तो नहीं कहेंगे क्योंकि मुक्तिबोध का साहित्य तो बाद ही में आया, वो तो जीवित नहीं रहे, लेकिन अज्ञे जी का साहित्य आया, नरेश मेहता का साहित्य आया, रघुवीर सहाय का साहित्य आया, कुंवर नारायण का साहित्य आया। ऐसे बड़े कवियों ने भारत की पारंपरिक साहित्य यात्रा को, कविता यात्रा को जीवित रखा। लेकिन ये वे लोग थे जो नारों से, वादों से और राजनीतिक आग्रहों से थोड़े दूर थे। उनके अपने मंतव्य जरूर थे, लेकिन साफ शब्दों में कहूं तो कहूंगा कि वो कम्युनिस्ट लोग नहीं थे। तो कम्युनिज्म ने, वामपंथी कविता ने हिंदी को कई तरह से समृद्ध भी किया, लेकिन उसके बदले में बहुत सी चीजों को छीन लिया, और वे ऐसे गुणात्मक आधार थे जिनसे हमारी सांस्कृतिक मनीषा को क्षति पहुंची। तो मेरे मन में हमेशा ये रहा कि क्या कविता मुक्तिबोध और अज्ञेय के गुणनफल से आगे नहीं बढ़ सकती, जिसमें अज्ञेय की आध्यात्मिकता हो, स्वचेतना हो, स्वातंत्र की खोज हो, और मुक्तिबोध का जनसंघर्षकारी रूप भी हो। आम जनता के जीवन और उसकी त्रासदी से जिस तरह से मुक्तिबोध जुड़े हुए हैं, वह भी उसमें हो, और अज्ञेय का वह रूप भी हो जिसमें हमेशा प्रकाश झरता है। इसके साथ साथ नरेश मेहता की आध्यात्मिकता हो, ऊंची उड़ान हो, वैदिक और औपनिषदिक उड़ान भी हो, साथ ही साथ रघुवीर सहाय की रोजमर्रा की भाषा हो, जो जिसके केंद्र में एक सामान्य आदमी का अकेलापन प्रतिष्ठित होता जाता है। तो इस सब, श्रीकांत वर्मा का नया छांदस विन्यास हो, किस तरह के छंद में श्रीकांत वर्मा लिखते हैं, पंक्तियों को 2-2 बार तुकों मिला करके नई कविता की एक अलग शिल्प
अलग से उन्होंने श्रीकांत वर्मा ने दिया है। तो मुझे हर बार ये लगता था, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो कम्युनिस्ट कवि हैं उन्होंने योगदान नहीं दिया, उन्होंने बहुत योगदान दिया, बहुत सीखा, मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है। लेकिन कंसेप्ट के स्तर पर, अनुभूति के स्तर पर मुझे लगता था कि इनकी अनुभूति में कोई कमी है जो हमारे सांस्कृतिक विवेक से मेल नहीं खाती है। तो अगर कहीं ऐसा हो कि समाजवाद की प्रक्रिया हो लेकिन आध्यात्मिकता भी हमारी मौजूद हो, हमारी सामूहिकता भी मौजूद हो, हमारी लोकोन्मुखी संस्कृति भी मौजूद हो, भारत का अतीत भी ध्वनित होता हो, मध्यकाल भी ध्वनित होता हो, और हम आधुनिकता की समस्याओं जिनमें औपनिवेशीकरण बहुत ज्यादा हुआ है, तो औपनिवेशीकृत मानव से, डीकोलोनाइज्ड माइंड से हम अपनी आंख से अपने को देख सकें बजाय कि हम पश्चिम की आंख से देखते हो। तो मेरे मन में हमेशा ये भावना रहती थी कि कोई ऐसा काव्य, कोई ऐसा निदर्शनात्मक आख्यानात्मक काव्य कोई लिखे। लेकिन मेरे दुर्भाग्य से ऐसा कम लोगों ने किया, लिखा ही नहीं। कुंवर नारायण ने जो लिखा तो उसको पढ़कर मैं संतुष्ट नहीं था, अज्ञेय से भी मैं संतुष्ट नहीं था, और मुक्तिबोध से भी मैं संतुष्ट नहीं था। बहुत सारा प्रयत्न नरेश मेहता ने किया, उससे भी मैं संतुष्ट नहीं था। इस बीच रमाकांत उद्भ्रांत की कविता दुर्भाग्य से मैंने बहुत बाद में पढ़ी। बाद में पढ़ने पर मुझे लगा कि इन प्रगतिशील कवियों के बीच में एक ऐसा कवि जरूर है जिसने अपनी सांस्कृतिक परंपरा को छूने का, उसे टटोलने का, उसको व्यक्त करने का एक श्लाघनीय प्रयास किया है, प्रशंसनीय प्रयास किया है। और अभी उनका एक संचयिता नाम का काव्य भी आ रहा है जिसकी भूमिका मैंने लिखी है। तो इस क्रम में उनके 50 वर्षों के काव्य को भी देखने का मुझे मौका मिला। तो ले देकर उंगली पर एक नाम मुझे वही रमाकांत उद्भ्रांत जी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा और भी कवि होंगे, मेरी पहुंच वहां तक संभवतः नहीं है। तो मैंने ये खुद भी, जैसे होता है ना कि कोई स्वाद को समझने वाली महिला किसी के घर जाती है और कोई चीज उसको भा जाती है तो उसे लगता है कि हम भी तैयार करके लोगों को खिलाएं। तो यही काम मैंने किया अथर्वा में कि अपने उस जाने पहचाने स्वाद को, जिसको मैं जगह जगह ढूंढ रहा था और मुझे नहीं मिल रहा था बाजार में, तो उसे मैंने अपनी रसोई में पकाने का और बनाने का एक उद्यम किया है। यद्यपि एक आधा अधूरा उद्यम है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरा जो किया हुआ उद्यम है वही सर्वतोभावेन सही होगा और अच्छा है, लेकिन एक कोशिश मैंने की है। तो अथर्वा नाम का यह काव्य जो बड़ा विशाल है, इसको लिखने में मुझे, रचने में बहुत समय लगा, 26 साल लगे। निश्चय ही काफी मोटा ग्रंथ है, 512 पृष्ठों का। तो दिक्कतें हुई, अनेक तरह की दिक्कतें थी क्योंकि इसकी रचना में ही 25-26 साल लग गए। तो आप समझ सकते हैं कि जो हिंदी की काव्य यात्रा 50 साल की मैं कह रहा हूँ, तो लगभग जब 25 साल की थी तभी से मैंने ये काम करना शुरू कर दिया था। तो जो शेष यात्रा के 25 साल जो शेष बचे हैं या रहे, उन शेष समयों के काव्य से भी मैं कहीं न कहीं निराश ही रहा हूँ। और यद्यपि अनेक सीमांतों पर नई कविता, समकालीन कविता, सद्यकालीन कविता, आज की कविता बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे युवतर लोग उसमें आए हुए हैं, उन सबसे भी मैं सीखने का प्रयत्न करता हूँ। तो चलिए, बहरहाल इस तरह की एक संकल्प भावना के साथ मैंने ये कविता शुरू की थी और इसमें तरह तरह की शैलियों का मैंने प्रयोग किया। बहुत सारे इसमें हाइपोथेटिकल अंश हैं, उस हाइपोथेटिकल अंश से बहुत कुछ मैंने कोशिश की बताने और समझाने की। चलिए, मैं कुछ गद्यात्मक अंशों को पढ़ रहा हूँ जिससे आप लोगों को कुछ देखता हूँ कि आपका मनोरंजन होता है कि नहीं। ये जो पांडुलिपियां हैं, ये अथर्वा जो है पांडुलिपियों की कहानी है, 16 पांडुलिपियों की कहानी है। और इन 16 पांडुलिपियों को कल्पना से मैंने इस तरह से रंजित किया है कि उनकी एक कहानी भी बन जाए, यानी पांडुलिपियां में कहाँ मिली, कैसे प्रकट हुई और उनमें क्या कहा गया है। और जब वो पांडुलिपियां खुलती हैं तो खुलने के बाद वो पांडुलिपियां किस तरह से कविता को जागृत करती हैं। तो तंत्रालोक नाम की एक पांडुलिपि है, ये तंत्रालोक आप देखेंगे। तंत्रालोक, जी जी, तंत्रालोक यानी तंत्र का प्रकाश। अब ये तंत्र बहुत बड़ी चीज है, केवल ये जादू टोना मंत्र वाला ही तंत्र नहीं है। तंत्र पूरी सृष्टि की व्यवस्था का नाम है, सिस्टम को आप तंत्र कहते हैं। लोकतंत्र, लोकतंत्र, तंत्र यानी सिस्टम। तो यूनिवर्स में भी, अस्तित्व में भी एक बहुत बड़ा सिस्टम है, वो केवल पृथ्वी लोक तक सीमित नहीं है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। और अभी जो नासा ने चित्र जारी किए हैं ब्रह्मांड के गर्भ के,
उनको भी देख करके आपको ये पता चलता है कि कितने कितने करोड़ों अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी पर आप एक छोटी सी पृथ्वी पर सवार हैं। और आप इसी को बहुत प्रत्यक्षवाद के दर्शन के हिसाब से आप कहते हैं कि जो मैं देखता हूँ वही सत्य है। तो तंत्रा लोग जो है आलोक यानी प्रकाश यानी इनसाइट और तंत्र यानी सिस्टम, तो जो सिस्टम पूरे पूरे बृहद ब्रह्मांड की जो इनसाइट है उसके भीतर प्रवेश करना क्या होता है। और जब आप उसके भीतर प्रवेश करते हैं तो वह देखने की दृष्टि बदल देता है आपको। जैसे अर्जुन को भी भगवान कृष्ण को देखना था तो उनको दृष्टि देनी पड़ी तब देख सका। दिव्यम ददामि ते चक्षु, वो कहता है, वो जब बोल रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ तो अर्जुन कहता है मैं मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कहते हैं तुम इतनी इन आंखों से मुझे नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ। दिव्य चक्षु से ही भागवत दृष्टि पैदा होती है और तभी आप सृष्टि को समझ सकते हैं। तो तंत्रा लोग जो है इसी तरह के दिव्य दृष्टि की मांग है, पाठक से भी, रचनाकार से भी, समाज से भी, समाज के नियंताओं से भी, शब्द कर्म से जुड़े हर एक व्यक्ति से, कि वह केवल चर्म चक्षुओं से ही सत्य को न देखे, दिव्य दृष्टि का भी आवाहन करे। तो चलिए जी, इसमें कथा सूत्र है। कथा सूत्र है तो उसमें एक सूत्रधार है, दो। एक सूत्रधार का नाम है इतिहास किशोर और दूसरे सूत्रधार का नाम है हिंदी शिशु। कल्पना ये है इसमें कि जो हिंदी है वो शिशु की तरह है। इतिहास तो बहुत बड़ा है, हिंदी तो बहुत बाद में आई है। मानवता का इतिहास पृथ्वी पर तो बहुत बड़ा है ना, भाषा का इतिहास तो बहुत छोटा है, उसमें भी हिंदी का इतिहास तो और छोटा हुआ। 7वीं शताब्दी के पहले तो हिंदी का कोई रूप नहीं मिलता और खड़ी बोली हिंदी का स्वरूप तो 10वीं 11वीं शताब्दी से मिलता है और प्रचलित रूप तो ये 18वीं 17वीं 18वीं शताब्दी से आप हिंदी को देख रहे हैं। तो इतिहास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हिंदी शिशु की तरह है और इतिहास किशोरावस्था में है। कहने का आशय ये भी है मेरा कि जो ये अस्तित्व इतना विराट है, इसको समझने के लिए इतिहास भी अभी किशोरावस्था में ही चल रहा है। अभी अभी समझना उसने शुरू किया है, अभी अभी उसकी बुद्धि खुली है कि वह जान सके कि यह महाअस्तित्व है क्या। और जो हिंदी है, यह हमारी भाषा है, अभी शिशुवत है, तुतला रही है, अभी तुतलाहट है उसकी। चाहे कितनी भी भाषा हमारी ऊंचाई तक क्यों न पहुंच गई हो, बड़े लेखकों बड़े कवियों के माध्यम से, तो भी विराट ब्रह्मांड के विराट आशयों को व्यक्त करने के लिए वह भाषा अभी शिशु की तरह तुतलाहट वाली ही है, अभी वो परफेक्शन वाली भाषा नहीं है। तो ये दो सूत्रधार हैं, एक सूत्रधार इतिहास किशोर, दूसरा सूत्रधार है हिंदी शिशु। ये दोनों बात कर रहे हैं। अब वो बात क्या कर रहे हैं उसको मैं सुना रहा हूं जी। इसमें वेन सांग एक प्रमुख पात्र। वेन सांग का नाम आपने सुना होगा, जो चीन का धर्म यात्री था, भारत आया था प्रज्ञा पुरुष भगवान बुद्ध की खोज में। और उसके देश में, चीन में, ये परंपरा थी कि जो लोग ज्ञान के क्षेत्र में आगे जाना चाहते थे उनको अनिवार्य रूप से भारत आना पड़ता था, क्योंकि भारत की प्रसिद्धि इसी तरह की थी कि वह विश्वगुरु माना ही जाता था। आज जो हम विश्वगुरु शब्द पर हंसते हैं, तो आज तो हंसी का विषय हो सकता है, लेकिन तत्समय में ईसा की 10वीं शताब्दी तक, बख्तियार खिलजी के नालंदा पर आक्रमण करने तक भारत इसीलिए विश्वगुरु था क्योंकि दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में यदि पढ़ने की, ज्ञान प्राप्त करने की अभिप्सा या जिज्ञासा उठती थी तो उस व्यक्ति की दिशा केवल और केवल भारत की ओर होती थी। तो इसलिए ये देश इस तरह का था। मैं इस काव्य के माध्यम से भारत के उस प्राचीन स्वरूप को भी झलकाना चाहता हूं। आज भारत की विश्वगुरुता को नहीं, तत्समय की भारत की वास्तविक उसके गुरुत्व को दर्शाने के लिए भी मैंने ये आकल्पन किए हैं। तो सुनिएगा। वेन सांग ने नालंदा में सारीपुत्त की समाधि पर जाकर प्रार्थना की। सारीपुत्त भगवान बुद्ध के शिष्य थे। मौदगल्यायन और सारीपुत्त दो प्रमुख शिष्य थे। सारीपुत्त की समाधि नालंदा में है और मौदगल्यायन की समाधि जो है सांची में है, विदिशा में। अभी भोपाल में जहां मैं हूं यहीं पास में 60 किलोमीटर की दूरी पर। तो वेन सांग ने नालंदा में सारीपुत्त की समाधि पर जाकर प्रार्थना की। यह सच है कि उसके लिए सारीपुत्त की चेतना दूरस्थ थी, यानी सारीपुत्त की चेतना इतनी गहरी थी, इतनी ऊंची थी कि वो दूरस्थ लगती थी वेन सांग को, वहां तक पहुंच पाना कठिन था। जब वह अपने आचार्य शीलभद्र के यहाँ रहता था, कहा जाता है कि आचार्य शीलभद्र अंतिम बड़े आचार्य थे, कुलपति थे नालंदा महाविहार के विश्वविद्यालय के। और उन्होंने ही 16 साल पहले वेन सांग के आने के पहले ही कह दिया था कि एक चीनी यात्री आ रहा है और मुझे उसको कुछ देना है। और इसी तरह से वेन सांग को भी स्वप्न में यह दर्शन हो गया था कि कोई उसको बुला रहा है और वो आ रहा है। तो ये दोनों एक पारस्परिक क्रियाएं थी। तो जब वो अपने आचार्य शीलभद्र के यहाँ रहता था, उसी समय से वह
उसी समय से वह जाना चाहता था उनकी समाधि पर, यानी सारिपुत्र की समाधि पर, लेकिन कोई एक आंतरिक अनकही और अनपहचानी रोग सी थी। 1 सेकंड के लिए मुझे क्षमा करेंगे, एक बार-बार फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट उसको केवल एक आप शब्द बोलने करिए, दीजिए। तब तक मैं दर्शकों से की तरफ चलता हूँ थोड़ी देर के लिए। बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, आदरणीय दीनदयाल प्रजापति जी जुड़े हुए हैं। उनका मैं स्वागत कल नहीं अभिनंदन जा करता हूँ, पाएँगे। प्रणाम निवेदित करता हूँ। और लव तिवारी जी लगातार देख रहे हैं कार्यक्रम को। चंदन केसरी जी जो केबी राइटर के माध्यम से साहित्य सेवा में निरंतर लगे हुए हैं, कार्यक्रम को देख रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। हरिशंकर पांडे जी लगातार कार्यक्रम को देख रहे हैं, स्वागत है आपका। आदरणीय गोपाल जी राय साहब देख रहे हैं कार्यक्रम को, जिनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम चलता है। राधेश राय छोटू जी देख रहे हैं कार्यक्रम को, कह रहे हैं शिक्षा की चाक पर अपने अनुभव से विद्यार्थियों को आकार देने वाले शिक्षकों के कंधे पर समाज की ऐसी जिम्मेदारी होती है जहां से देश का भविष्य तैयार होता है। बिल्कुल सही बात बता रहे हैं आप राधेश जी। आदरणीय भोलानाथ कुशवाहा जी जो नई कविता, समकालीन कविता के बड़े रचनाकार माने जाते हैं, देख रहे हैं कार्यक्रम को। ऋषु वर्मा जी हैं और साथ में वेद प्रकाश प्रजापति जी हैं जो डीजीएम पद पे कार्यरत है एयर इंडिया में। और मैं ऊपर अगर जाऊं तो जसविंदर सिंह जी हैं, थोड़ा सा ऊपर विजय यादव जी हैं जो प्रधानाचार्य हैं विद्यालय के एक करंडा में। प्रभाकर त्रिपाठी जी हैं, संजीव द्विवेदी जी हैं, आप प्रोफेसर जयनाथ कवि जी हैं, पूजा यादव जी हैं, रामराज राजस्थानी जी हैं। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। डॉक्टर साहब जारी रखिएगा, आप जहां से रुके थे उसके बाद। जी बहुत धन्यवाद ये सारे समग्र श्रोताओं को। जब वो अपने आचार्य शीलभद्र के यहाँ रहता था, उसी समय से वह जाना चाहता था उनकी समाधि पर, लेकिन कोई एक आंतरिक अनकही और अनपहचानी रोग सी थी जो उसे खुलने नहीं देती थी। आज सुबह से ही वह बेचैन था, इसलिए सबसे पहले वह प्रातःकालीन ध्यान निपटाकर सीधे वहीं चला गया, यानी नालंदा में वेनसांग सारिपुत्र की समाधि पर चला गया। समाधि पर गया। पास ही में महाश्रमणों के ध्यान कक्ष थे, जिसमें अलग अलग आसन पर मुंडित सन्यासी चीवर को शिथिल कर स्थिर सुखासन में बैठ गए थे, एकटक और निष्पलक। जब भोजन की घंटी बजी और सभी ध्यानी चुपचाप भोजन के लिए पंक्तिबद्ध होकर बैठ गए, तब उसे भी संकेतों से पंक्ति से पृथक एक महासांघिक के साथ भिक्षा ग्रहण करने के लिए बैठने को कहा गया। आसपास के गांव में रहने वाले किसानों के घर से बिहार में जो भिक्षा आती थी, उसमें आज कोदरव कहते हैं कोदो तो आप लोग जानते ही हैं। बिल्कुल कोदरव और ब्रीही कहते हैं चावल को, चावल के एक प्रकार को ब्रीही कहते हैं। तो ब्रीही का ओदन कहते हैं पकाए हुए चावल को, ही मुख्य था। आसपास के गांव में रहने वाले किसानों के घर से बिहार में जो भिक्षा आती थी, उसमें आज कोदरव और ब्रीही का ओदन ही मुख्य था। विदेशी अतिथि वेनसांग के अचानक पधारने के कारण आज की भिक्षा महाथेरी उदंती की देखरेख में प्रीतिपूर्वक तैयार की गई थी। वही वेनसांग का आज दोपहर का कलेवा था, जिसे खाकर वह दोपहरी में खुले आसमान के नीचे एक लकड़ी की चौकी पर, जिस पर मुंजवंत की सूखी घास के ऊपर कौशेय चादर बिछा दी गई थी, बहुत थोड़ी देर के लिए उठंग रहा था। कार्तिक महीने में तिपहर की धूप बहुत कोमल हो जाती है। उसकी आंखों के सामने बाहरी विहार के एक अलिंद के कोने से, जहां छज्जों पर काई उगाई थी, उसी के पास से एक नवोदित पीपल का बिरवा भी झांकने लगा था। उसके टूसे मनोरम और पांडुर थे। उन पर सूरज की ललखर किरणें तिरछी होकर पड़ रही थीं, जिससे पत्तों का रंग हल्का लाल हो गया था। उनकी शिराएं रक्तवाहिनी शिराओं की तरह पारदर्शी दिखाई पड़ रही थीं। उसे देखकर वह जैसे तंद्रा से बाहर आ गया और उसने मन ही मन पद्मसंभव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पद्मसंभव भगवान बुद्ध का नाम है। फिर वहां से बाहर के गलियारे में निकल आया, जहां भिक्षु फिर से ध्यान में बैठ गए थे। वह बाहर ही लगभग 1.5-2 घड़ी तक चंक्रमण करता रहा। चंक्रमण जो है एक बौद्ध शब्द है। खाना खाने के बाद पीछे हाथ बांधकर भगवान बुद्ध चलते थे, तो उसको चंक्रमण कहा गया। कुछ बौद्ध आचार्य भी इस तरह करते थे। लगातार वह इस बात पर विचार कर रहा था कि भगवान सारिपुत्र के दर्शनों के लिए आज इतने दिनों बाद वह क्यों आया। अब तो वह निब्बान महाज्योति में सदा के लिए निर्वापित हो चुके हैं। क्या अभी भी उनकी मनोभवी सत्ता सूक्ष्म रूप से गतिमान है? जब महासांघिक ने सांध्यकालीन चैत्य वंदना के लिए घंटा बजवाया, तब जाकर उसकी तंद्रा टूटी और वह प्रकृतस्थ हुआ। घंटे की आवाज सुनकर सभी मुंडी एक साथ खड़े हो गए। उन्होंने अपना आसन, जो लाल ऊन से बना हुआ था, उसे समेट लिया और शांत दृष्टि से
वेनसांग को निर्निमेष लेकिन नत नयन देखने लगे। उस समय महासांघिक ने वेनसांग का संक्षिप्त परिचय देकर कुछ उपदेश करने के लिए वेनसांग से निवेदन किया, जिस पर बस उसने इतना ही कहा कि महाआचार्य शीलभद्र के स्थूल अनुकरण में नालंदा के मठों बिहारों में आजकल योगाचार पर अधिक बल दिया जा रहा है, लेकिन विपस्सना भी बहुत आवश्यक क्रिया है। स्वयं आचार्य शीलभद्र का कथन है कि आनापान सत्य पर एकाग्र करने से ध्यान में अनुपातिक प्रवेश सुगम होगा। इतना कहकर वह मौन हो गया। इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाकर संभवतः उसने एक ऐतिहासिक जरूरत को पूरा कर दिया था और एक प्रकार से उसका आना भी सार्थक हो चुका था। थोड़ी देर में ही सांझ घिर आई और सभी भिक्षु स्फुट मंत्रोच्चार कर वहां से विश्राम कक्षों की ओर चले गए। अब वहां केवल निर्जन शून्यता विराज रही थी, जिसके सन्नाटे में साक्षी बना वेनसांग अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किए हुए एकाग्र मन खड़ा रह गया था। थोड़ी ही देर में एक स्त्रियोचित गंभीर स्वर सुनाई दिया, जिसमें एक हल्का रंग अभिवादन जैसा था। वह सामने देखकर ठिठक गया। एक वृद्धा थेरी, जिसकी भद्रायु 60-65 वर्ष की थी, उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बताया कि वह आज्ञा होने पर कुछ गोपनीय निवेदन करना चाहती है। वेनसांग ने संभ्रम में ही चुप रहकर अनुमति दी। तब उसने बताया कि वह पास के घोष गांव की रहने वाली है, जहां से आज की भिक्षा का समुचित प्रबंध किया गया था। भरे गले से उसने बताया कि जवानी में ही उसके पति की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसका जीवन नारकीय हो गया था। उसकी देह पर उसका अधिकार नहीं रह गया था। इससे तंग आकर वह अपने मायके चली आई और बाद में नालंदा के भिक्षुणी विहार में उसने धम्म शरण में आश्रय ले लिया था। यहाँ पर उसका मुख्य कार्य है अतिथियों के आगमन पर भिक्षा का समुचित प्रबंध करना। इसलिए आज उसे यह अवसर मिल गया कि वह अपनी वर्षों पुरानी कहानी बता सके। फिर उसने टोकरी से निकालकर एक मंजूषा वेनसांग की ओर बढ़ाते हुए चारों ओर देखकर धीमे स्वरों में लगभग फुसफुसा कर कहा कि यह मंजूषा उसकी ससुराल के घरेलू मंदिर में कई 100 सालों से रखी हुई थी। जब वह रात को अपने घर से भागी थी तो उसने यह सोचकर इसे रख लिया कि संभवतः इसमें कोई मूल्यवान सामग्री है जो उसके बुरे दिनों में काम आ सके। लेकिन जब वह एक बाजार में उसे बेचने के लिए गई तो उसमें खजूर के पत्रों पर लिखी हुई कोई पोथी निकली, जिसे लेकर निराश इस बिहार में आ गई। तब से उसे संभाल कर रखा था कि वह इस देश के बाहर के किसी अतिथि के आने पर सौंप देगी, तभी वह रात को ठीक से सो सकेगी। आज वह घड़ी बड़ी कठिनाई से आई है। वह चाहती है कि इस बात का किसी को पता न चले, क्योंकि इस विहार में प्रवेश करते समय उसने शपथ पूर्वक कहा था कि वह यहाँ चोरी का धन या सामान लेकर नहीं आई है। वह तो तथागत की धम्म शरण में आना चाहती है, लेकिन यह मंजूषा कहीं बिकी ही नहीं, इसलिए वह कई सालों से इसे उपधान में छिपाकर, उपधान कहते हैं तकिए को, वह कई सालों से इसे उपधान में छिपाकर सिरहाने लेकर सोती है। वेनसांग को पहले तो कुछ संशय हुआ, लेकिन मंजूषा को खोलकर देखने पर उसे इस बात की पुष्टि हो गई कि यह संभवतः उसी श्रृंखला की पांडुलिपियों में से एक है जिसकी खोज में वह इतना गाढ़ परिश्रम कर रहा है। मैंने इस कहानी में बताने की कोशिश की है, इसके पहले भी जो कहानियां हैं, कि वेनसांग कुछ पुरानी पांडुलिपियों को खोज रहा है। और इतिहास में भी मिलता है कि तक्षशिला से जब वह पांडुलिपियों को लेकर चला था तो सिंधु नदी पार करते समय बहुत सारी पांडुलिपियां हाथी के हौदे से नदी में गिर गई थी और वो रो पड़ा था, और उसको वापस उसने फिर हस्तलिखित कॉपी बनाकर, प्रतियां बनाकर फिर वो ले जा सका था। तो इन्हीं ऐतिहासिक कल्पनाओं को आधार बनाकर मैंने लिखा कि भारत की कोई ऐसी प्रज्ञा, ऐसी मनीषा, ऐसी वैचारिकी, ऐसा कोई विशिष्ट कार्य रहा है जो दुनिया की दृष्टि में महत्वपूर्ण रहा है, जिसको पाने के लिए ही वो बार बार यहाँ आते रहे। मंजूषा उसी का प्रतीक है। अब ये मंजूषा कहाँ कहाँ मिलती है, इसी तरह की काल्पनिक कहानियां बनाई गई हैं। तो वेनसांग को पहले तो कुछ संशय हुआ, लेकिन मंजूषा को खोलकर देखने पर उसे इस बात की पुष्टि हो गई कि यह संभवतः उसी श्रृंखला की पांडुलिपियों में से एक है जिसकी खोज में वह इतना गाढ़ परिश्रम कर रहा है। अचरज की बात यही थी कि यह पांडुलिपि भैक्षुकी लिपि में बनाई गई थी। भैक्षुकी एक लिपि है, जैसे कैथी लिपि है, देवनागरी लिपि है, शारदा या खरोष्टी या ब्राह्मी है, ऐसी भैक्षुकी लिपि है। भैक्षुकी लिपि में बहुत सारे बौद्ध पांडुलिपियां मिली हैं। हाँ, तो इसमें बुद्ध के वचन संग्रहित हैं। इस बात से उसे अचानक कुछ याद हो आया। आचार्य शीलभद्र के आंगिक परिचर गोशाल ने एक बार कहा था कि महाबुद्ध सारिपुत्त ने अपने निब्बान से पहले एक मंजूषा अपनी चर्या में लगे एक ग्राम गोप को प्रदान की थी। फिर से पढ़ रहा हूं कि अचरज की बात यही थी कि यह पांडुलिपि भैक्षुकी लिपि में बनाई गई थी, जिसमें बुद्ध के वचन संग्रहित हैं। इस बात से उसे अचानक कुछ याद हो आया।
आचार्य शीलभद्र हुएनसांग के गुरु थे नालंदा में। आचार्य शीलभद्र के आंगिक परिचर गोशाल ने एक बार कहा था कि महाबुद्ध सारिपुत्र ने अपने निब्बान से पहले एक मंजूषा अपनी चर्या में लगे एक ग्राम गोप को प्रदान की थी और कहा था कि यह उनकी समाधि पर आने वाले एक चीनी भिक्षु को प्राप्त होगी, इसलिए इसे संभाल कर रखो। वेनसांग तो यही समझता आया था कि फाहियान उसे 300 साल पहले ही ले जा चुका और अब तक वह इस बात को विस्मृत भी कर चुका था। इस अंधेरी वेला में जब दोनों को एक दूसरे के चेहरे भी दिखने बंद हो गए, तब उसने मागधी भाषा में थेरी महिला को प्रणाम कर कृतज्ञता अर्पित की और कहा कि आप निश्चिंत रहें, इसकी गोपनीयता की मैं रक्षा करूंगा। जब मंजूषा लेकर वेनसांग बाहर निकला, तब हल्की हल्की हवा बह रही थी। उसने उत्तरीय से अपने आप को ढक लिया। उसे खोजते हुए एक श्रमण हाथों में तैल दीपक रखे हुए और दूसरे हाथ से उसे बुझने से बचाने का यत्न करते हुए उसी तरफ आता दिखा। वह उधर ही चल पड़ा। आज रात को जब वह अपने बिस्तर पर ध्यान में बैठा तो उसे अनुभव हुआ जैसे वह पूर्व जन्म में इसी देश का निवासी था और यहीं कहीं किसी गोप गांव में रहता था। रात में स्वप्नावस्था में उसकी चेतना न जाने कहां कहां घूमती फिरी। प्रातः उठकर सुबह की पीली धूप में उसने एकांत में मंजूषा खोलकर पांडुलिपि निकाली और तंत्रालोक पढ़ने लगा। यानी जब पांडुलिपि खोली तो उस पर तंत्रालोक लिखा हुआ था। उसे न जाने क्यों यह लगा कि इसमें तो जैसे उसी के पूर्व जन्मों की कथा बनाई गई है, यद्यपि वह किसी क्रम में नहीं है। यह एक प्रकार से जाति स्मरण की तरह भी है, जिसमें पूर्व जन्मों की घटनाएं दिखाई देती हैं। लगता है इसको देखने के लिए कोई साक्षी चेतना जीवन में घटी हुई घटनाओं को प्रतिपल सरकते संसार में एक क्षण विशेष में दोबारा घटित कर रही है। वेनसांग तो पहले से संग्रहित पांडुलिपियों की चेतना से मानसिक तौर पर इतना अभिभूत हो चुका था कि वह आसानी से समझ गया कि कहीं यह दीर्घतमा की साधना का विवरण तो नहीं है। अब दीर्घतमा जो है कविता का पात्र है जो अथर्वा से संवाद करता है। अथर्वा और दीर्घतमा के संवाद से अथर्वा कविता विकसित हुई है। उसे इसकी वैश्विकता ने चकित किया और उसने इसे संभाल कर रख लिया। चाक्षुष मनवंतर की कथाएं क्या इसी क्रम में घटित हुई थीं, जहां पर कोई संग्रही चेतना सम्यक बोध के लिए इसी क्रम में अपना दूरवर्ती रूपांतरण करती है, जिसमें संधान की दिशाएं इतनी टेढ़ी मेढ़ी और कालानुक्रमिकता से रहित होती हैं। लेकिन जो ही उसने अपाला और दीर्घतमा की आंतरिकता का स्मरण किया, उसे स्पष्ट हो गया कि वह संभवतः तब घटित हुआ होगा जब दीर्घतमा से उद्वाह के लिए अपाला ने सहमति नहीं दी और उसे अथर्वा द्वारा निर्देशित प्रेरणा पथ पर चलने के लिए एकाकी छोड़ दिया। इसलिए यह खंड उसके पूर्व राग का ही एक घना विस्तार है, जिसमें अंततः उसने कवितांबरा का स्मरण किया है। और यह तो है ही कि इस प्रक्रिया में शाकपल्ली के संघाराम से लेकर वह विश्व के अनेक अति दूरस्थ क्षेत्रों का न केवल अनुधावन करता है, बल्कि उसे अपनी आंतरिकता में भास्वर भी करता है। यह कहना आवश्यक जान पड़ता है कि भैक्षुकी से हिंदी में परिवर्तन करने के लिए हिंदी शिशु को बहुत परिश्रम करना पड़ा है, क्योंकि अनेक बार उसे समझकर अनुदित करने पर इस विषय की सीमाओं को उल्लांघने की नौबत आने लगती थी। भार्गव, अब ये जो है भूमिका है उस पांडुलिपि के खुलने की, जो पांडुलिपि खुलेगी तो जो खुलती है इसका नाम तंत्रालोक है, और जो कविता है इसी में से मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। जी कविता सुनाए आपको? बिल्कुल सर, स्वागत है। हर 16 पांडुलिपियों की 16 कहानियां हैं। यह किताब गद्य और पद्य में मिश्रित है। कविता ज्यादा हिस्सा पद्य का ही है। ज्यादा हिस्सा पद्य का है। उसको धारण करने के लिए और रोचकता बनाए रखने के लिए इसमें कथाओं का पेश किया गया है कि पांडुलिपियों की कहानी क्या है। अब वो पांडुलिपियां खुलती हैं तो अब वो जो है अब एक चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड को छूती है और विशेष रूप से पृथ्वी के हर क्षेत्र में जाती है, और वह चेतना क्या क्या करती है उसका इसमें एक लेखा जोखा है। तो वह चेतना जो है दूसरे खंड में पहला खंड है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो है दिल्ली का एक प्रतीक है। यहाँ से चेतना बाहर निकल गई है पश्चिमोत्तर एशिया की ओर, और वो निष्क्रमण नामक शीर्षक है, यानी निकल गई है वो। अब वो सुनिए कहाँ कहाँ जाती है, और उसका कई बार एक आध बार लिंग परिवर्तन भी हो गया। वो पुरुषवाची चेतना स्त्रीवाची भाषा में भी बोलने लगती है जी। तो अभी तो वो पुरुषवाची चेतना में बोल रही है। जिनको इतिहास में रुचि है और जो इतिहास की इन बातों को, इन संदर्भों को जानते हैं, उनको विशेष अनुभव होगा। नहीं तो जो किताब लेके पढ़ना चाहेंगे उनके लिए मैंने 42 पृष्ठों का संदर्भ दिया है पीछे, क्योंकि ये सारे कठिन संदर्भ हैं
और बिना इनको जाने हुए हम इनका आनंद भी नहीं ले सकते। लेकिन अब मेरी मजबूरी है कि यहाँ पढ़ते समय उन सब संदर्भों को नहीं बताऊंगा, केवल आपके समक्ष कुछ बातों को पढ़ रहा हूँ। आप कल्पना कीजिए कि एक चेतना है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, जो यहाँ से भारत से बाहर अब निकल रही है और वो क्या क्या देख रही है। जी, स्वागत है। मेरा एक उद्देश्य है इतिहास को भी छूते हुए चलना। यह यवन पहलव पारसीक भूमि है। ये जो तंत्रालोक की कविताएं हैं, ये कविताएं कम, ये फैंटेसीज ज्यादा हैं और ये ज्यादा से ज्यादा गद्यात्मक है। ये खंड भी गद्यात्मक है, इसलिए सुना भी रहा हूं। यह यवन पहलव पारसीक भूमि है, यवनों की भूमि, पहलवों की भूमि, पारसियों की भूमि। यह यवन पहलव पारसीक भूमि है। मैंने असंख्य बार अश्वारोहियों पर सवार उनके भालों और तलवारों पर सान चढ़ाई है। मैं इधर ही व्याकुल दौलत की खोज में भटका किया हूं, इधर ही मैंने युद्ध की तुरही बजाई है। मैं उन्हें अभी भी सुन रहा हूं, वे झमाझम लास विलास, वे रोमा के स्वच्छंद वीर, यवन युवतियों की कटी में बंधी किंकिणियों की रुंझुन, वे कीर्ति दंत उपदेश। मैं सुन रहा हरिकुल का महाभयानक शिविर वाद्य। मेरे विशाल गजकर्णों से आकर टकराती है हेराक्लिटस की वाणी, सुकरात के विषपान की चषक और शिष्यों के संवाद, उन जितेंद्रिय दस्तूरों के अजपाजाब मैं सुन रहा हूँ। ये आप ग्रीक मैथोलॉजी और ग्रीक फिलॉसफी से परिचित हैं तो ये नाम हेराक्लिटस, सोक्रेटिस, इन सब जानते ही हैं। जी। डेल्फी में पूजित अपोलो, तेरी प्रकाश वर्षी किरणें मुझे चौंधाती हैं। ओ फेंजाया अफ्रोदिति, तेरे मंदिर पर चमचमाते इंद्र के वज्र मुझे स्पर्धित कर रहे हैं। मैं आल्प्स और यूराल पर हिम के फाहों में चेतना की इकली बाला बन घूम रहा हूँ। मुझे देखकर श्रीमंत शीश नवाते हैं। मेरे चरण प्रहार से सातों रंगीन जल झर रहे हैं। मुझ विश्व प्रिया के भ्रूभंग से देश बदल रहे हैं, वासी मचल रहे हैं। मैं दौड़ भाग अशोक वन में मरीना के भूमध्य तट पर बैठ जाता हूँ। मेरी नीलम आंखों और कांच तन पर लट्टू मुझे समुद्री डाकू घेरते पकड़ रहे हैं। अब स्त्रीवाची 8 पंक्तियां हैं, 8-10 पंक्तियां। मैं विसुवियस को फूंकती उड़ाती ज्वाल वदना पिशाचिनी सी यूं ही उछल रही हूँ। मेरी सांसों से समुद्री तूफान विषैले नागों से वमन करते हैं। मैं लहरों पर खड़ी पारदर्श पोतों के मस्तूल झिझोड़ती सेईख को डुबोती दिक्सूचियां तोड़ती फोड़ती पूछती भीमाट्टहास कर रही हूँ। अब फिर बदल गया स्वर। मैं लहरों पर बहता उतराता टूटे जहाज से नील के मुहाने पर लाया गया हूँ। नील नदी अफ्रीका की नदी है, आप जानते ही। मैं लहरों पर बहता उतराता टूटे जहाज से नील के मुहाने पर लाया गया हूँ। मुझसे माल जल्दी जल्दी उतारे जा रहे हैं। फिर रात होती है सुनसान, नील का जल चढ़ता उतरता है। मैं प्रेतात्मा मिस्र की तूतेनखामेन के मकबरे में छिपकर बैठ गया हूँ। तूतेनखामेन का मकबरा एक प्रसिद्ध रहस्यमय जगह है मिस्र के इतिहास को जानने की। बिल्कुल। मेरी सांसें धौंकनी सी चल रही हैं। मैं मूर्छित गिर जाता हूँ। मुझे फराओ को भी जानते हैं, मुझे फराओ सूक्ष्म शरीरों में मिलते हैं। फराओ के ही राजाओं के लिए पिरामिड बनाए गए। अरे वहां मूसा भटक रहे हैं। अब देखिए मिस्र में मूसा थे और वहां से वो लीड करके गए थे, फिर कहते हैं कश्मीर आए। अरे वहां मूसा भटक रहे हैं। मैं उनके चोगे को छू कर नाचता हूँ। वे मुझे पुचकारते हैं। जब तक उनकी शाखाएं इजराइल और पहलगाम पहुंच जाती हैं, मैं भी उनके पास जोशुआ की कब्र में चुपचाप सो जाता हूं। क्या अचरज है क्या अचरज है, मैं अरब में घूमता उष्ण कटिबंधीय शीबा के महल में अचानक प्रवेश कर गया हूं। वहां मारीब के खंडहर में गुम मेरा पता भी न चलता। इतिहास को एक दंदनाता चांटा मारकर मैं पियासा रेगिस्तान में भटका किया। मेरे हाथों में बालू के उष्ण कण चमक रहे हैं। उन्हें सूंघ कर अपनी प्यास मिटाता हूँ, पर यह और जली जाती है। मेरे कपड़े तार तार हो गए हैं। धूल गर्द तेल में चीकट हो जम गई है। मैं सहारा में उगा जैतून हूँ। अल-गज़ाली ने ध्यान किया है मेरे बिल्कुल पास। अल-गज़ाली जो थे एक फारसी कवि हुए। मैं सहारा में उगा जैतून हूँ। अल-गज़ाली ने ध्यान किया है मेरे बिल्कुल पास। मैं हिल गया उसकी आंखों को स्थिर देखकर। अल-गज़ाली केयूरबंद पहने नौका की पतवार चला रहे हैं। छप छप उसकी आवाज से तट पर के सारे उखड़ रहे हैं पेड़, और एक सुन्न और नीरव नदी है बहरी।
जिसमें नीग्रो जाल डाले सो रहे हैं। गज्जाली मुझे एक नीग्रो से दिखते हैं, मैं तो उनके बच्चे को प्रेम से देख रहा हूँ कि अचानक नाव कई हजार बांस नीचे गिर जाती है। यह नियाग्रा का झरना है रम्य। ओल्मेक, ओल्मेक अलग तरह की जनजातियां थी जो जो दक्षिण अमेरिका में मिली। ओल्मेक हमें निधड़क देख धनुष तान देते हैं, मैं उनके तीर पर चढ़ गया हूँ। गज्जाली पंखीले सांप देव के काले पिरामिड में छुप गए हैं। हम त्योतिवाकन के बाजार में बिक रहे हैं क्योंकि हम काले हैं। त्योतिवाकन एक पुराना शहर है दक्षिण अमेरिका का। मैं लेपिंस्की बीर में बिका और पिरामिडों के पत्थर ढोता रहा। और एक दिन कार्थेज, कार्थेज भी एक शहर का नाम है, मैं एक दिन कार्थेज लौट आया उदास। फराओ के आदेश पर बांस की सीढ़ी लगाकर चढ़ा और गिर गया। मुझे वहीं 30 वर्ष बीत गए। 30 वर्ष। मेरे हाथों में छेनी हथौड़ी है जिसकी घनघनाती आवाज से द्वीप कांप रहे हैं। ईस्टर के दिन थे, मैंने रानों के मुख पर रख दिया पत्थर और पत्थर भाप होते रहे और मेरे हाथों में बंधी लेखनी कुछ लिखती रही। वहां पुराना विधान ये ओल्ड टेस्टामेंट छपता रहा। मेरे सामने बूढ़े नूह अपनी नौका में बैठे दाताउन कर रहे हैं। वह आकाश में बादल छट चले हैं, वह बरसाती सांझ है। हजरत बादलों की आग में मुझे भून कर खा जाते हैं। अब ये एक फैंटेसी का अनुभव है और ये प्रतीकात्मक रूप से बहुत सारी बातें इसमें डाली गई हैं, लेकिन चूंकि ये किस्से का जो कविताएं, ये तो 6वां खंड पढ़ रहा हूँ, पुराने किस्से का एक हिस्सा है, तो निश्चय ही इसका पूरा अर्थ तभी प्रकट होगा जब हम शुरू से इसको वाला। लेकिन आपको बताने के लिए कि किस तरह से ये चीजें आगे बढ़ी हैं और बढ़ते बढ़ते चलती चली गई हैं, एक अंश मैंने ये आपको दिया जिसको आप सुनकर संभवतः देख सकेंगे। बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी थी जिसे सुनकर ये लग रहा है कि ये वर्षों इसे लिखने में क्यों लगा। हाँ। आपने तपस्या की होगी इसे लिखने के लिए, इतने सारे तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए, और फिर उन तथ्यों को प्रतीकों और बिंबों में ढालना, निश्चित तौर से बनाना, उसका विन्यास आप कुछ पा जाते हैं। हाँ। बिल्कुल। और लेकिन ये बहुत अच्छी कविता है सर, और बहुत अच्छी जानकारियां भी हैं इसमें। आप बात जिसकी कर रहे थे कि संस्कृति को हम लेके नहीं चलते, अपने छोड़ते जाते हैं उसे, वो सारी चीजें इसमें समाहित हो रही हैं। हमारा प्रश्न एक छोटा सा और है सर आपसे। समकालीन कविता, शिबू भैया जी बैठे हुए हैं, उनकी तरफ भी हम लोग चलेंगे अभी, लेकिन ये प्रश्न चूंकि अभी आप कविता पढ़ रहे थे तो इससे संबंधित है। जो समकालीन कविता होती है, बहुत सारे कवि इसे मान्यता नहीं देते हैं, कहते हैं कि नहीं ये कविता नहीं है। लेकिन मेरा मानना, मैं खुद समकालीन कविता लिखता हूँ, नई कविता लिखता हूँ, तो लेकिन वो मान्यता नहीं देते। ऐसा क्या कारण है कि इसे वर्तमान में मान्यता दी जानी चाहिए, या ये है वास्तव में कविता है, और ये पैदा क्यों हुई? ये समकालीन कविता की आवश्यकता कहाँ से महसूस हुई? देखिए, ऐसा है कि एक परंपरागत कविता जो थी छंद प्रधान कविता थी जी। जब छंद प्रधान कविता थी तो हम सामान्यतया उसको देखकर समझ जाते थे कि ये कविता है। कोई कविता छंद में लिखी हुई है तो देखने से ही समझ में आ जाती है कि एक कविता होगी सामान्यतया। हालांकि कविता की अनेक परिभाषाएं हैं, कविता क्या है यह एक रोचक विषय है, कभी इस पर हम लोग बात कर सकते हैं कि कविता कहते किसे हैं, कविता है क्या। गद्य में लिखा गया वो कविता है, छंद में लिखा गया वो कविता है, तुक में लिखा गया वो कविता है, श्लोक में लिखा गया वो कविता। कविता आखिर है कहाँ? आप देखिए, हमारे सारे ग्रंथ चाहे वो आयुर्वेद के ही क्यों ना हो, वो श्लोकबद्ध हैं। श्लोकबद्ध। हाँ, तो अगर छंद में, यति में, मात्रा में और गणों में ही लिखा जाना कविता है तो आयुर्वेद भी कविता होता, लेकिन आयुर्वेद कविता नहीं है। रसायन, भैषज, कृषि, ज्योतिष के भी ग्रंथ संस्कृत में सब छंदों में लिखे हुए हैं, लेकिन वो कविता नहीं है। तो छंद में लिखे जाने से ही कोई चीज कविता नहीं होती। छंदाभ्यास एक अलग चीज है और कविता होना एक अलग चीज है। कहा गया कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मकता जहां हो, रस की प्रतीत जहां हो, वो वहां कविता है। और वह रस कैसा होगा? वह रस जो है वह हमारे स्थायी भावों से संबंधित है। अगर हमारे स्थायी भाव वहां पक कर रस बन जाते हैं तो वो कविता माना, वो अंश गद्य का हो चाहे पद्य का हो, कविता अंश का अंश माना जाएगा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मकता जहां होगी वहां कविता होगी। जहां बुद्धि का विनिवेश होगा, जहां केवल बौद्धिक रस होगा, उसको कविता कहने का चलन नहीं था। लेकिन पिछले 50 वर्षों में, 60 वर्षों में, जब से नई कविता का प्रचलन हुआ, या छंदमुक्त कविता का, और छंदमुक्त से भी आगे बढ़कर मुक्त छंद कविता,
छंद मुक्त कविता उसे कहते हैं जो छंद के टुकड़ों से बनी रहती है। जैसे आओ बैठे इसी ढाल की हरी घास पर, तनिक और सट कर के हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे बस, अज्ञे जी की कविता है ना। तो ये छंद के टुकड़ों से बनी गई कविता है, छंद मुक्त कविता है, मुक्त छंद की कविता नहीं है। तो सॉरी, मुक्त छंद की कविता है, छंद मुक्त कविता नहीं है। तो जो आज की कविता हो तो छंद मुक्त, वो मुक्त छंद नहीं है, टुकड़े ही नहीं है वहां पर, वो तो गद्य की लय से बनी हुई है। तो कई बार जो लोग नवगीत से या गीत की विधा से जुड़े होते हैं, उन्हें वर्तमान या समकालीन कविता के रूप में नजर नहीं आती, क्योंकि छंद का जो व्यामोह और छंद का जो लालित्य है, ये संगीतात्मकता का जो आकर्षण है उनके भीतर है, और वो चाहते हैं कि संगीत कविता में संगीत भी बचा रहे। पश्चिम में बड़े बड़े आंदोलन हुए और काव्य शास्त्री भी इस बात पर सहमत हैं कि भाई कविता को संगीत से मुक्त होना चाहिए। संगीत की सवारी लेकर कविता क्यों खड़ी हो, कविता में अगर बल है तो अपने बल पर खड़ी हो, शब्दों के आधार पर खड़ी, अपने अर्थ के बल पर, अपने अर्थ के प्रसार के बल पर, अपने अर्थ के पर्यवसान के बल पर, अपनी ध्वन्यात्मकता के बल पर, अपनी वाचिक लय पाठकीयता के बल पर खड़ी हो। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो छायावादियों के समय तक जो छंद और संगीत बचा हुआ था, वो भी नई कविता के समय में धीरे धीरे कम हो गया, खत्म हो गया। लेकिन बहुत सारे कवियों ने छंद की साधना की और छंद के टुकड़ों को प्रश्रय दिया, अपनी कविता में उनका इस्तेमाल किया, क्योंकि छंद भी हमारी पारंपरिक जरूरी चीज है और कहीं ना कहीं उसका अंश रहना चाहिए। जो गजल लिखने वाले हैं वो उर्दू बहरों को जानते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। जो चतुष्पदियां लिखते हैं गायन के लिए, मंचों पर सुनाने के लिए, वो भी छंद को पकड़े रहते हैं। अमूमन जो मुक्त छंद की कविता लिखते हैं और जो छंद मुक्त कविता लिखते हैं, वो दोनों इस बात को थोड़ा सा यदि समझें तो कहीं ना कहीं छंद की लयों का पुनराविष्कार किया जा सकता है आज के जमाने के हिसाब से। जैसे आप देखिए, आज जो संगीत आपके बच्चे सुन रहे हैं, आपको लगता है कैसा संगीत है? वो हिंदुस्तानी गायकों के ही, मोहित चौहान का गाया हुआ गाना सुन रहे हैं, तो आप सुनने वाले हैं मुकेश और रफी को, तो आपको अजीब लगेगा। मगर आज के जमाने के हिसाब से आज की संगीत ने अपना एक रूप तो खड़ा किया है ना, संगीत को तो नहीं त्याग दिया। उसी तरह से आज के जमाने के हिसाब से समकालीन कविता को भी मुक्त लयों का, पाठकीय लयों का आविष्कार करना चाहिए। आपने देखा कि मैंने जो गद्य के भी अंश पढ़े तो उनको थोड़े लयात्मक ढंग से पढ़ने का प्रयत्न किया। तो लयात्मकता एक गुण है जिसको यति गति कहते हैं। तो ये अगर छंद में, अगर छंद मुक्त कविता में भी हम रखें और आवर्तन हो, यानी गद्य में सीधा सपाट कथन होता है, कविता में थोड़ा टेढ़ापन, वक्रता होती है। तो कविता की लैंग्वेज में एक जो फैशनेबल किस्म की डिजाइन बनती है और कर्वेचर बनता है, वो कर्वेचर यदि बना हुआ है तो उसको हम कहेंगे कि वो कहीं ना कहीं कविता के निकट है। हमें ऐसा भी लगता है सर, जैसे पहले क्या चीजें थी कि पहले प्रिंटिंग की सुविधा नहीं थी, तो लोग याद रखने के लिए भी ऐसा मानते थे कि हाँ उस छंदात्मक हो तो उसको प्रवाह में पढ़ पाए और उसको याद रख पाए। ऐसा नहीं है सर। हाँ। मैं आपको बताऊं, ऐसे बहुत सारे कवि हैं, हास्य रस के कवि हैं जो मौखिक अपनी छंदमुक्त कविता सुनाते हैं, लंबी कविता सुनाते हैं, उनको याद है। और आज तो स्थिति ये है, मैं खुद ही अपनी छंद की कविताओं को, विवेकानंद कविता जो मेरी अभी प्रकाशित होने गई है, वो 101 छंदों में है और उस छंद का प्रयोग निराला जी के बाद जानकी वल्लभ शास्त्री ने कुछ अंश किए थे और उसके बाद मैंने किया। तो उस छंद में लिखने का काम मैंने किया। मुझे स्वयं अपनी कविताएं याद नहीं रहती, छंद में है किंतु याद नहीं है। तो ये ठीक बात है कि स्मरण शक्ति का एक गुण है कि छंद में रहने पर ज्यादा वो स्मरण में आता है। लेकिन बहुत आप देखिए कि गद्य के इतने काव्य हैं, गद्य काव्य हैं, पुराने संस्कृत के ग्रंथ हैं जो गद्य में हैं और लोगों ने उसको स्मरण में रखा। अब कादम्बरी जो बाणभट्ट की थी वो तो औपन्यासिक कृति है, वो कोई छंद में नहीं है, मगर उसको भी लोगों ने याद रखा। तो याद रखने का, स्मरण रखने का गुण केवल छंद के कारण होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। स्वामी विवेकानंद को चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल पिकविक पेपर्स 50 पृष्ठ उनके जबानी याद थे। शेखर एक जीवनी के कुछ वाक्यांश मुझे भी याद हैं। आप देखिए, नाटक खेलने वाले, नाटक करने वाले, नाटक के संवादों को, गद्य के संवाद होते हैं, पूरा याद करते हैं। तो केवल छंद में होने से लोग याद कर लेंगे? कहीं ना कहीं यह बात सत्य है कि छंद में आवर्तन और लय और आकांक्षा जो होती है वो खाली जगह को भर देती है और तत्काल स्मरण में आ जाता है कि अच्छा तो इस जगह क्या वाक्य, क्या शब्द रहा होगा, उसको आकांक्षा, एक्सपेक्टेंसी।
दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मान लीजिए बच्चन जी की कविता, क्या दिन भूलूं जल्दी क्या याद करूं, तो फिर एक पंक्ति लास्ट में आएगी जो दिन जल्दी जल्दी ढलता से तुक मिलाएगी, और तब फिर आपको इस अपने आप ही एक आकांक्षा बन जाएगी कि वो पंक्ति फिर से लौट के आ रही है, दिन जल्दी जल्दी ढलता। तो आकांक्षा जो होती है, एक्सपेक्टेंसी, वह भी लय का विस्तार करती है और शब्दों के संधान और शब्द के संधारण में मदद करती है मस्तिष्क को। तो निश्चय ही लय आधारित पाठ को केंद्र में रखकर हो सकता है कि छंदात्मक अनुशासन रखा गया हो। आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में वेदों को भी रटने की जो परंपरा बनाई गई है, उसमें जटा पाठ, घन पाठ, आवर्तन के पाठ बनाए गए हैं कि वो याद रह सके। तो लेकिन आज यह नहीं कहा जा सकता कि केवल इसलिए लोग गद्यात्मक कविता लिख रहे हैं क्योंकि वो याद रहे और याद रखने की तमाम चीजें अब आ गई हैं डिजिटल तरीके से। ऐसा नहीं है, ये एक लिखने की लय बन गई है और असावधानी भी है और अक्षमता भी है। लोग छंद में, सारे लोग नहीं लिख सकते, छंद का ज्ञान सबको नहीं है, मैं ये जानता हूं, सबको छंद का ज्ञान नहीं है। बड़े बड़े कवियों को भी मैं देखता हूं, उनकी कविता छंद का ज्ञान नहीं है, छंद की परंपरा का आत्मसातीकरण नहीं हुआ है। आप ये भी बात मानिएगा कि जो छंद को जानता है और मुक्त छंद में लिखता है उसके लिखने में, और जो छंद को नहीं जानता है और वो मुक्त छंद लिखता है उसके मुक्त छंद में, दोनों के मुक्त छंद में अंतर है। जहां छंद का ज्ञान होगा वहां लयों का पुनराविष्कार होगा, और उसकी कविता में सब कुछ, सारी गद्यात्मकता के बावजूद भी लय का पुनरावर्तन निश्चित रूप से रहेगा। कोई ना कोई एक सूक्ष्म संगीत बचा रहेगा जो उसे नीरस होने से बचाएगा। बिल्कुल सर। और शिबू भैया जी बैठे हुए हैं सर, मैं उनकी तरफ मुखातिब होता हूं और आपको काफी समय से जानते हैं शिबू भैया जी, क्या बताना चाहेंगे, आपकी कहाँ से शुरुआत हुई थी डॉक्टर आनंद सिंह जी के बारे में? जी 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 जी, ये अथर्वा ही जो है मुख्य कारण रहा है कि जब अथर्वा भी हाल में आई, और आप दो भाई हैं, दोनों लोग गाजीपुर में लेकर के इसको पहुंचे थे, आदरणीय आनंद जी और आपके बड़े भाई। तो उस दौरान जो है मेरे चचा श्री चंद्रवली सिंह जी गाजीपुर में रहते हैं, उन्होंने चर्चा की इस विषय पे, तो मुझे जानकारी हुई, फिर विद्यालय की भी बात आई जो कॉलेज चलता है। तो इस तरीके से फिर अथर्वा में क्या है ये मैं जान नहीं पाया कि है क्या, और नाम से बड़ा सा अद्भुत लगा कि ये कुछ अलग तरह का विषय है इसमें। और संजोग से जब आप पुरस्कृत हुए और सौभाग्य से हमारे कार्यक्रम में आए, तो थोड़ा सा ही अंश, लेकिन ये कुछ समझ में आ गया कि भारत को जो विश्वगुरु हम कहते जरूर हैं लेकिन जानते नहीं हैं, जानकारी है बहुत विस्तृत। तो विश्वगुरु की परिकल्पना क्यों है, क्या है, कैसे है, काफी कुछ इस चीज को जो है इस किताब के माध्यम से समझा जा सकता है, ये ग्रंथ के माध्यम से समझा जा सकता है, ये ऐसा आभास हुआ। और आज थोड़ी सी और चर्चा विस्तृत हुई तो निश्चित रूप से और आगे भी कविता जैसे विषय को लेकर के हम तमाम नवोदित कवि, मैं स्वयं को उसमें रख रहा हूं, जो 4 वर्षों से काव्य साधना विशेष रूप से शुरू किया, लेकिन उससे पहले कभी एक शेर कह लिया या एक गीत लिख लिया, कोई भजन लिख लिया, ये भी एक काव्य का ही हिस्सा है। जो मंदिर पे हमें भजन गाना है, भगवान शिव की स्तुति गानी है, तो हमने उसको छंदबद्ध किया, स्थायी अंतरे में गीत के रूप में लिखा और उसको प्रस्तुत किया। तो ऐसों को भी काव्य वास्तव में क्या है, एक विस्तृत व्याख्यान जो है, यह भी सुनने और समझने लायक है और बहुत आनंद का विषय है और ज्ञानवर्धक है। और इससे क्या है कि एक मार्गदर्शन, हम सतर्क हो जाएंगे अगर हम लिख रहे हैं तो जो अनुभूतियां नहीं है निश्चित रूप से, और प्रश्न वहीं खड़ा होता है, प्रश्न जबकि उसमें कुछ हम जाने तो ही प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो प्रश्न करना भी बड़ा मुश्किल है। जब जानते ही नहीं है कुछ जिसके बारे में, तो क्या, क्यों, कैसा, इतने से ही सीमित हो जाएगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई प्रश्न नहीं बन पाता है। तो बहुत आनंद आया, और निश्चित रूप से मैं दर्शकों का जो रिस्पांस देख रहा हूँ कि उनको भी आनंद आ रहा है कि उन्हें एक अद्भुत अच्छी जानकारी, कई लोगों ने लिखा कि नहीं, हमने काफी कुछ मतलब जानने को मिला जो कि हम नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन उसका एक छोटा छोटा ही पार्ट हम जान पा रहे हैं। जी आनंद जी। जी, और सौभाग्य की बात, हाँ जी बोले, बताइए, सौभाग्य की बात जरूर बताइए। और सौभाग्य की बात है कि कल ही मैंने आपके सामने अपना प्रस्ताव रखा, और कई दिन से हम लोग प्लान कर रहे थे, और आपने सहर्ष स्वीकार किया, ये कहते हुए कि अरे गाजीपुर क्या नाम है, शब्दगंगा के लिए तो मैं बिल्कुल, मुझे अच्छा लगता है, तो बड़ा मन गदगद हो गया कि चलिए, कुछ लगता है कि संजोग से कुछ अच्छा काम हो रहा है कि लोग इसको जो है। आपको अपनी एक दूसरी किताब है, ये देखें, ये सौंदर्य जल में नर्मदा,
ये हिंदी की पहली कविता पुस्तक है जो नर्मदा के सौंदर्य पर है। अमृतलाल बेगड़ जी ने गद्य में लिखा है, मैंने कविता में लिखा। तो इसमें से एक कविता आपको सुना रहा हूं जो आचार्य शंकर ने ये नर्मदा के लिए 8 छंद लिखे थे, स्तुति की थी। उसी का काव्यानुवाद किया था मैंने, उस काव्यानुवाद को सुनाता हूं आपको। जी स्वागत है सर। और मेरा मन में था कि एक कविता मैं नर्मदा पर भी सुना देता आपको। जी जी स्वागत है सर, बिल्कुल। चलिए। चाहता हूं नर्मदा तुम्हारे जल को ले जाऊं, मिला दूं नील और तजला फरात के जल में, जिनके किनारे किनारे बेबीलोन में लिखी गई थी हम्मुराबी की संहिता। अब जहां तेल के कुओं में लगी है वैमनस्य की आग, जो भूल गए हैं अपने अमर पथ, जम गई है धूल और आसमानी राख क्षुद्र ग्रहों की। बगदाद जल रहा है, यरूशलम उबल रहा है, सोचता हूं तुम्हारे जल की एक बूंद उनकी अंतरात्मा को कितनी शांति देगी। मिस्र के पिरामिड टपकाते हैं आंसू, मेसोपोटामिया के खंडहर, हित्तियों की लिपियां, खालदी वंशों की संस्कृतियां गई कहां। अक्कादी, यवन और क्रीट की सभ्यताएं प्रतीक्षा करेंगी कयामत तक, लेकिन हताश इनकी आंखों के सूने कोरों में तुम्हारी करुणार्द्र आंखों का जल उन्हें दृष्टि का उज्जवल मोती दे देगा। इसीलिए चाहता हूं तुम्हारी एक निर्मल बूंद इन नदियों में चुपचाप डाल दूं। पश्चिम को बहती हो पश्चिम को बहती हो, शायद यही कहती हो। अब नर्मदा जी के लिए 8 छंद जो अनुवाद किया था मैंने संस्कृत कविता से हिंदी कविता में। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, बहुत प्रसिद्ध यह स्तोत्र माना गया है नर्मदा जी का। और पूरे नर्मदा के किनारे किनारे जहां भी घाट सीढ़ियां बनी हुई हैं और शहर बसे हैं, हर जगह इस स्तुति इन पंक्तियों से स्तुति की जाती है। तो उसकी हिंदी कविता में जो प्रस्तुति मैंने की थी वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देह नदी जो पावन जल बूंदों से शोभित, जल तरंग के अंग भंग पर खेल रही है, वह पवित्र जल जिसमें क्षमता पाप जात लोगों का विध्वंसन करने की, मृत्यु लिए जो संग घूमते यमदूतों से रक्षा करती, शरण दे रही नमन तुम्हारे चरण कमल में देवी नर्मदे। देह नदी जो पावन जल बूंदों से शोभित, जल तरंग के अंग भंग पर खेल रही है, वह पवित्र जल जिसमें क्षमता पाप जात लोगों का विध्वंसन करने की, मृत्यु लिए जो संग घूमते यमदूतों से रक्षा करती, शरण दे रही नमन तुम्हारे चरण कमल में देवी नर्मदे। दूसरा छंद। जल के भीतर लीन हो रही दीन मछलियों को देती हो दिव्य छुअन अपनी ममता का। जल के भीतर लीन हो रही दीन मछलियों को देती हो दिव्य छुअन अपनी ममता का। कली के पापों के ढूहों को ढाह रही हो, कली के पापों के ढूहों को ढाह रही हो। सब तीर्थों में अग्रगण्य ओ तीर्थनाई के, सब तीर्थों में अग्रगण्य ओ तीर्थनाई के, देती हो सुख मच्छों कछुओं ग्राहों हंसों चक्रवाक को, नमन तुम्हारे चरण कमल में देवी नर्मदे। तीसरा छंद। तल जिसका गंभीर नीर पूरित, तल जिसका गंभीर नीर पूरित, भूतल के पापों तापों के पहाड़ को तोड़ फोड़ कर ध्वनित हो रही, प्रलय काल में महाभयों से रक्षा करती है, मृकंड के सुत को देती, मृकंड के सुत यानी मार्कंडेय ऋषि मार्कंडेय, मृकंड के सुत को देती सुख जीवन का, नमन तुम्हारे चरण कमल में देवी नर्मदे। तल जिसका गंभीर नीर पूरित, भूतल के पापों तापों के पहाड़ को तोड़ फोड़ कर ध्वनित हो रही, प्रलय काल में महाभयों से रक्षा करती है, मृकंड के सुत को देती सुख जीवन का, नमन तुम्हारे चरण कमल में देवी नर्मदे। देख लिया है जब से मैंने तेरे जल को, देख लिया है जब से मैंने तेरे जल को, अभय हुआ मैं, छूट गई आसक्ति जगत की, अभय हुआ मैं, छूट गई आसक्ति जगत की। वह जल जिसकी अर्चा की है सदा सर्वदा, वह जल जिसकी अर्चा की है सदा सर्वदा, सुत मृकंड, मृकंड के सुत यानी मार्कंडे, सुत मृकंड शौनक देवों ने पुनर्जन्म और भव सागर के दुख दावों से रक्षा करती,
ढाल सदृश जो, पुनर्जन्म और भव सागर के दुख दावों से रक्षा करती ढाल सदृश जो, नमन तुम्हारे चरण कमल में देवी नर्मदे। पांचवा छंद है कि जो अदृश्य अनगिन किन्नर देवों असुरों आदिक से पूजित, जो अदृश्य अनगिन किन्नर देवों असुरों आदिक से पूजित सुंदर जल के स्वच्छ तटों पर कूज रहे हैं लाखों पंछी। तुम वशिष्ठ ऋषि शिष्ट, तुम वशिष्ठ ऋषि शिष्ट, शिष्ट ऋषि का नाम है, तुम वशिष्ठ ऋषि शिष्ट पिप्पलाद करदम सम, जाने कितने ही ऋषियों को देती हो आनंद। जो अदृश्य अनगिन किन्नर देवों असुरों आदि से पूजित सुंदर जल के स्वच्छ तटों पर कूज रहे हैं लाखों पंछी। तुम वशिष्ठ ऋषि शिष्ट पिप्पलाद करदम सम, जाने कितने ही ऋषियों को देती हो आनंद। नमन तुम्हारे चरण कमल में देवी नर्मदे, नमन तुम्हारे चरण कमल में देवी नर्मदे। वाह। सनत कुमार जो ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा के पुत्र हैं सनत कुमार, सनत कुमार जो ब्रह्मपुत्र नचिकेता कश्यप अत्रि भ्रमर ऋषियों से वंदित, नारद आदि षटपद समान जो भक्तिमान है। नारद आदि जो षटपद कहते हैं भंवरे को, भंवरे जिस तरह से कमल के पास गुंजित होते हैं, ऐसे ही नर्मदा के तट पर, नर्मदा के चरण कमलों में नारद आदि ऋषि भ्रमर के समान लगातार गूंजते रहते हैं। सनत कुमार जो ब्रह्मपुत्र नचिकेता कश्यप अत्रि भ्रमर ऋषियों से वंदित, नारद आदि षटपद समान जो भक्तिमान है। निज मानस में जिनने तेरे चरण गए हैं, आह्लादित कर देती है जो, आह्लादित कर देती है जो सूर्य चंद्रमा रंति देव को, देवराज के कर्मों को जो सफल कर रही। नमन तुम्हारे चरण कमल में देवी नर्मदे। वाह। सातवां, जिसके तट पर लाखों सारस कूज रहे हैं, जिसके तट पर लाखों सारस कूज रहे हैं, जल वह पाप मुक्त कर देता, अनगिन और असंख्य लाखों पापों को धोकर भुक्ति मुक्ति देती हो सबको। जीव जंतुओं को अपने जल विधि हरि हर देने लगते हैं, अपना अपना दाम धाम दिव्य फिर। जिसके तट पर लाखों सारस कूज रहे हैं, वह जल पाप मुक्त कर देता, अनगिन और असंख्य लाखों पापों को धोकर भुक्ति मुक्ति देती हो सबको। जीव जंतुओं को अपने जल विधि हरि हर देने लगते हैं, अपना अपना धाम दिव्य फिर। नमन तुम्हारे चरण कमल में देवी नर्मदे। आठवां, सुनता हूं मैं केवल धुन अमृत भाव की, सुनता हूं मैं केवल धुन अमृत भाव की, इस महेश केशजा तट पर। कहते हैं कि नर्मदा जी जो है महेश की केश हैं, महेश के केशों से पैदा हुई हैं, महेश केशजा, महेश केशजा। हाँ, सुनता हूं मैं केवल धुन अमृत भाव की, इस महेश केशजा तट पर, क्योंकि शीघ्र ही पाप मुक्त करती जाती तुम, हो किरात सूत वाडव पंडित शठ नट हो। सुनता हूं मैं केवल धुन अमृत भाव की, इस महेश केशजा तट पर, क्योंकि शीघ्र ही पाप मुक्त करती जाती तुम, हो किरात सूत वाडव पंडित शठ नट हो। हरण कर रही पाप ताप सब, सुख देती तुम जीव मात्र को, हरण कर रही पाप ताप सब, सुख देती तुम जीव मात्र को। नमन तुम्हारे चरण कमल में देवी नर्मदे। ये 8 छंद हैं और उसकी फलश्रुति ये है कि ये है जो नर्मदा नदी के लिए 8 पद, जो त्रिकाल में पढ़ते इनको, उनको दुर्गति नहीं व्यापती कभी कहीं भी। ये है जो नर्मदा नदी के लिए 8 पद, जो त्रिकाल में पढ़ते इनको, उनको दुर्गति नहीं व्यापती कभी कहीं भी। जो दुर्लभ है वह महेश का धाम भी, महाधाम भी, जो दुर्लभ है वह महेश का महाधाम भी, हो जाता है सुलभ उन्हें फिर, उनका जन्म नहीं होता, वे रौरव नरक नहीं जाते हैं। ये आचार्य शंकर की कविता का काव्य अनुवाद था। बहुत बहुत भगवती नर्मदा के चरणों में प्रीति पूर्वक मैंने समर्पित किया। तो यहीं पर आज की काव्य यात्रा का हम समापन करते हैं। सर समापन कैसे करेंगे? थोड़ी सी अच्छा। एक कविता और सुनेंगे हम आपसे। अभी मैं आपको बता दूं, अच्छा। बीच में जयप्रकाश प्रजापति जी जुड़े हुए हैं, कानपुर से एक अच्छे साहित्यकार हैं, देख रहे हैं कार्यक्रम को, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार आदरणीय भोलानाथ कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं, लव तिवारी जी लगातार कार्यक्रम को देख रहे हैं, पंकज कुमार प्रजापति जी देख रहे हैं। थोड़ा समय अगर ऊपर बढ़ूंगा इस कार्यक्रम में तो वेद प्रकाश प्रजापति जी हैं, दीनदयाल प्रजापति जी हैं, सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जाते जाते हम ये चाहेंगे कि अगर आपके पास अभी वर्तमान में जहाँ पे बैठे हैं वहां पे अगर छंद युक्त कविता हो, अगर कोई या कोई
हाँ, तो जो विवेकानंद कविता मैंने लिखी, जी जी विवेकानंद कविता आपको जी सुना देते हैं। छंद कविता, छंद की 2 कविताएं सुनाएंगे आपको। जी जी बिल्कुल। एक तो नर्मदा पर ही जो मैंने लिखी थी, उसी में एक छंद की कविता सुना दे रहा हूँ। जी ये क्या था कि एक बार मेरा ट्रांसफर हो गया भोपाल से होशंगाबाद। जी तो भोपाल से जब होशंगाबाद जाते हैं, तो जब होशंगाबाद आने वाला रहता है, पूरे देश का सबसे सुंदर रेल पथ माना गया है सेंट्रल रेलवे का। जब आप होशंगाबाद से भोपाल आते हैं तो अनेक पहाड़ों को काट कर बनाया गया है, बड़ा ही सुंदर है। जंगल है, उसी में रेल अंदर से जाती आती है, और उसी में अचानक सड़क भी दिखाई देती है, बसें भी दिखाई देगी, रेल की सीटी भी दिखाई देगी। और रात के समय कभी कभी कहते हैं कि नर्मदा की आरती में जो घंटियां बजती हैं वो भी सुनाई देती हैं, और नर्मदा शहर की एक हल्की झांकी भी आपको रात में दिखाई देगी, दिन में भी दिखाई देगी। ऊपर पहाड़ों से जब आप ट्रेन से चलते हैं तो वो गोल गोल घूमती है, उतरती है, फिर वैसे ही चढ़ती है। बड़ा सुंदर रेल पथ है। तो मेरा ट्रांसफर हो गया था भोपाल से होशंगाबाद, तो मैं जब जाता था तो उसी भाव पर कविता लिखी थी, वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। गीतात्मक कविता है थोड़ी सी। जी। एक शहर नर्मदा से दूर है, एक शहर नर्मदा से दूर है, भोपाल। हाँ। और एक शहर नर्मदा के पास ही, वो होशंगाबाद। अब उसका नाम नर्मदापुरम कर दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम, ये प्राचीन नाम नर्मदापुरम ही था उसका। जी। तो एक शहर नर्मदा से दूर है, एक शहर नर्मदा के पास ही, दूर तक चला हुआ जो एक मैं, बाँचता हूँ जिंदगी की अनकही। आप सर्विस में जब आपका ट्रांसफर मध्य प्रदेश सरकार में रहा मैं, तो रोज वो नर्मदा को पार करते हुए जाता था, फिर शाम को लौटता था। उसी दौरान मैंने लिखी थी। एक शहर नर्मदा से दूर है, एक शहर नर्मदा के पास ही, दूर तक चला हुआ जो एक मैं, बाँचता हूँ जिंदगी की अनकही। जंगलों के बीच बीच रेल पथ, जंगलों के बीच रेल पथ, जंगलों के बीच बीच रेल पथ, छुई मुई सी गुम लो हुई सड़क। अब सड़क देख रहे थे तब तक गुम हो जाती है, जंगल के कारण, घाटियों के कारण। फिर जब पत्थरों को काट कर जो सुरंग बनाई गई है, रेल उसको पार करती है, तो फिर से सड़क दिखाई देने लगती है, और दूर चमकती हुई नदी भी दिखाई देती है। जंगलों के बीच बीच रेल पथ, छुई मुई सी गुम लो हुई सड़क, सीटियों में बज रही हैं घंटियां, नर्मदा की आरती में बेधड़क। सीटियों में, रेल की सीटियों में ऐसा लगता है कि नर्मदा की आरती भी हो रही है, घंटियां बज रही। जंगलों के बीच बीच रेल पथ, छुई मुई सी गुम लो हुई सड़क, सीटियों में बज रही हैं घंटियां, नर्मदा की आरती में बेधड़क। घूमता हूँ घाट घाट पर मगन, घूमता हूँ घाट घाट कर पर मगन, नर्मदा के साथ करता बतकही। एक शहर नर्मदा से दूर है, एक शहर नर्मदा के पास ही, दूर तक चला हुआ जो एक मैं, बाँचता हूँ जिंदगी की अनकही। फिर क्या होता था कि वहां से कई बार मुझे बाबई जाना पड़ता। बाबई माखनलाल चतुर्वेदी का गांव है, जो होशंगाबाद से 20 किलोमीटर आगे है जी। तो एक बार सरकार ने मुझे वहां भी भेज दिया था, तो उस अनुभव को भी मैंने इसमें पिरोया है। होशंगाबाद से यानी नर्मदापुरम से बाबई के लिए बस नहीं मिलती थी, और बस जो होती थी बड़ी खराब और खटारा होती थी, जो 20 किलोमीटर की यात्रा 1.5 घंटे में पूरा करती थी। अब सुनिएगा, सुस्त चाल से बढ़ी खराब बस, सुस्त चाल से बढ़ी खराब बस, झुरमुटों में शाम आज ढल गई, सीढ़ियों पर सो गई है नर्मदा, थक गए हैं आदमी और बाबई। बाबई वो जगह का नाम है, बाबई। सुस्त चाल से बढ़ी खराब बस, झुरमुटों में शाम आज ढल गई, सीढ़ियों पर सो गई है नर्मदा, थक गए हैं आदमी और बाबई। कर रहे उठा पिटक घिसर पिटर, कर रहे उठा पटक घिसर पिटिर, वे सही गलत कभी गलत सही। कर रहे उठा पटक घिसर पिटिर, वे सही गलत कभी गलत सही। मछलियां लगाव की उछल रही। आप नर्मदा के किनारे अगर सीढ़ियों पर सो जाएं तो बार बार मछलियां उछल करके आपके ऊपर आ सकती है। कर रहे उठा पटक घिसर पिटिर, वे सही गलत कभी गलत सही। मछलियां लगाव की उछल रही, भींगता है मन विचारता यही।
मछलियां जब उछलती हैं तो पानी भी जी, जी, उसके साथ जी। उछलता है और आप उसके भीग जाते छींटे हैं। आते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मछलियां लगाव की उछल रही, भींगता है मन, विचारता यही, छंद मलिन, वस्त्र मलिन, मुख मलिन। छंद मलिन, वस्त्र मलिन, छंद मलिन, वस्त्र मलिन, मुख मलिन, और मलिन जिंदगी नहा रही। एक शहर नर्मदा से दूर है, एक शहर नर्मदा के पास। वाह, एक, वाह, वाह, वाह। एक छंद कविता तो अच्छा। यहाँ से सुना दिया आपको। दूसरी कविता विवेकानंद जो छपने गई है, जो लगातार मित्रों को मैंने भेजी है, उसको पढ़ भी रहे हैं, मैं आपको भी भेजूंगा, पढ़िएगा। और वो छंद, वो छंद जो है मैंने तब लिखा था जब मैं बीए फर्स्ट ईयर में था। 1985 में मैंने ये कविता लिखनी शुरू की और 2013 में 28 साल बाद मैंने इसे पूरा किया। तो हाँ, मैं ऐसे ही लिखता पढ़ता, क्योंकि छपने की आकांक्षा बहुत रही नहीं कभी। वो मित्रों के कारण ही किताबें मेरी छपी, सारी किताबें 8 किताबें छपी हैं, वे सब मित्रों के कारण छपी, मेरी अभिप्सा से या छपने की इच्छा से नहीं छपी है। तो चलिए मैं आपको कुछ छंद सुनाता हूँ जी। ये छंद हिंदी का सबसे कठिन छंद है। निराला जी ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया। वैसे तो इसको पद्धरी छंद कहते हैं। पद्धरी जो होता है चौपाई के निकट होता है, लेकिन चौपाई में अंतिम जो विराम है वो दीर्घ मात्रा पर गुरु में होता है, और पद्धरी छंद में सामान्यतया अंतिम जो गण होता है वो लघु होता है। यही अंतर है, बाकी 16 मात्राओं के ही दोनों छंद होते हैं। लेकिन निराला जी ने क्या किया कि रविंद्रनाथ से प्रभावित होकर 2 पंक्तियों के बाद तीसरी पंक्ति तुक मिलाते हुए 6 मात्राएं और जोड़कर 22 मात्राओं की कर दी। यानी 16 मात्राओं में 6 मात्राएं और जोड़ दी और जोड़ करके 22 मात्राएं कर दी। अब उनका छंद सुनाता हूं पहले निराला जी का। भारत के नभ का प्रभा पूर्य, भारत के नभ का प्रभा पूर्य। अब पूर्य अंतिम शब्द है ना। भारत के नभ का प्रभा पूर्य, शीतल छाय सांस्कृतिक सूर्य। भारत के आकाश का, भारत के नभ का प्रभा पूर्य, प्रभा से पूर्ण प्रकाशित जो सूर्य था जी। शीतल छाय, मध्य काल में आकर उसकी भारतीय संस्कृति का सूर्य, उसकी आभा मंद हो गई और छाया शीतल हो गई। तो निराला जी कह रहे हैं कि भारत के नभ का प्रभा पूर्य, शीतल छाय सांस्कृतिक सूर्य। जो सांस्कृतिक सूर्य है वो शीतल छाया वाला हो गया। तो प्रभा पूर्य और सांस्कृतिक सूर्य ये तुक मिला, 2-1 हो गया, बिल्कुल। अब जो तीसरी पंक्ति उन्होंने लिखी निराला ने, उसको सुनिए। भारत के नभ का प्रभा पूर्य, शीतल छाय सांस्कृतिक सूर्य, अस्तमित आजरे तमस्तूर्य। अस्तमित आजरे तमस्तूर्य, वह जो सूर्य था वह अस्तमित हो गया आज। मध्यकाल में मुगलों के प्रहार के कारण, इस्लाम के आने के कारण भारत का सांस्कृतिक सूर्य जो एक समय प्रभा पूर्य था वह आज अस्तमित हो गया। अस्तमित आज रे तमस्तूर्य, और जो तम है अंधकार है, वो तूर्य यानी तुरही बजा रहा है अपने विजय घोष की। प्रभा पूर्य सूर्य के अस्तमित हो जाने से अंधकार की विजय हो गई है और वह तूर्य नाद कर रहा है। अस्तमित आजरे तमस्तूर्य, यानी तीन तुक मिले ना। भारत के नभ का प्रभा पूर्य, शीतल छाय सांस्कृतिक सूर्य, अस्तमित आजरे तमस्तूर्य दिंगमंडल। अब 6 मात्राएं उन्होंने आगे बढ़ा दी, और यानी यह पंक्ति तमस्तूर्य पर पूरी ना होकर दिंगमंडल पर पूरी हो रही है। लेकिन रहस्य यह है कि तमस्तूर्य बीच में आकर के ऊपर के 2 पंक्तियों के से अपनी छंद मिलाकर, तुक मिलाकर आगे बढ़ता है। ये बड़ी बात है। भारत के नभ का प्रभा पूर्य, शीतल छाय सांस्कृतिक सूर्य, अस्तमित आजरे तमस्तूर्य दिंगमंडल। भारत के उर पर शिरस्त्राण, भारत के उर पर शिरस्त्राण, शिरस्त्राण बांधकर, हेलमेट पहनकर भारत के सीने पर मुसलमान शासन कर रहे हैं। अब निराला जी कह रहे हैं, देखिए जो प्रगतिवादी लोग निराला जी का एक छद्म रूप प्रस्तुत करते आए हैं, यह कविता निराला जी के उस वास्तविक स्वरूप को प्रकट करती है। भारत के उर पर शिरस्त्राण, शासन करते हैं मुसलमान, है उर्मिल जल, निश्चलत प्राण पर शतदल। यानी केवल संस्कृति के समय सूर्य ही नहीं अस्तमित हुआ, जब वह सांस्कृतिक सूर्य अस्तमित हुआ तो भारत की मनीषा,
भारत की प्रज्ञा का कमल भी मुरझा गया। सूर्य अस्त होगा तो कमल मुरझाएगा ना। बिल्कुल। तो निराला जी कह रहे हैं कि भारत के उर पर शिरस्त्राण, भारत के सीने पर शिरस्त्राण बांधकर शासन करते हैं मुसलमान। शिरस्त्राण मुसलमान है उर्मिल जल, सांस्कृतिक प्रवाह का जल तो अभी भी उसमें लहर उठ रही है उर्मिल जल, निश्चलत प्राण पर शतदल। संस्कृति तो प्रवाहमान दिखाई दे रही है भारत की, छिन्न होकर भी, लुंठित होकर के भी, बलात्कृत और धर्षित होकर के भी संस्कृति की प्रवाह में लहर तो दिखाई दे रही है, लेकिन निश्चलत प्राण, निश्चल हो गया है प्राण, निश्चलत प्राण पर शतदल। भारत का जो सांस्कृतिक कमल शतदल है उसके प्राण निश्चल हो गए हैं, ठहर गए हैं, मृत हो गया है, मुरझा गया है। अब इस छंद को देखा आपने? बिल्कुल जी। भारत के नभका प्रभा पूरी शीतल छाए सांस्कृतिक सूर्य, अस्तमित आज रे तमस्तूर्य दिग्मंडल। भारत के उर पर शिरस्त्राण शासन करते हैं मुसलमान, है निश्चल जल, है उर्मिल जल निश्चलत प्राण पर शतदल। तो दिग्मंडल ऊपर आया जो 6 मात्राएं बढ़कर, उससे नीचे शतदल मिला, लेकिन अपने आंतरिक तुकों का निर्वाह करके मिला। तो पंक्तियां तो 6 है लेकिन तुके 8 हैं इसमें। सामान्यतया 6 पंक्ति के 6 तुक होंगे अंतिम समय में, लेकिन इसमें 8 तुके हैं। निराला जी ने इस छंद की रचना करके चुनौती प्रस्तुत की। रामविलास शर्मा ने लिखा है कि लगभग वो इसको प्रस्तुत करते हुए मजदूर की तरह पसीना बहाते हुए एक एक छंद प्रस्तुत करते थे, और उन्होंने कहा कि लो एक महान कविता मैंने रच कर दे दी चुनौती की तरह की, अब इस छंद में कोई लिखे या इस तरह का कोई काव्य रचे। तो जब बीए फर्स्ट ईयर में गाजीपुर से हाई स्कूल पास कर इलाहाबाद में मैं बीए प्रथम वर्ष का विद्यार्थी हुआ, तो वहां आने पर हिंदी साहित्य मेरा विषय था, अंग्रेजी साहित्य मेरा विषय था, प्राचीन इतिहास मेरा विषय था। तो ये सौभाग्य से कविता मेरे हाथ लग गई निराला जी की। मैं उस समय तक बड़ा अभ्यासी था छंदों का, इस छंद ने मुझे चुनौती दी और मैंने सोचा कि मैं किस पर लिखूं। तो मुझे लगा उस समय रामकृष्ण परमहंस की विवेकानंद की भावधारा से मैं बहुत प्रभावित था। तो मुझे लगा कि मध्यकाल में सांस्कृतिक प्रहार को रोकने का जो काम तुलसीदास ने किया, वही आधुनिक समय में, अंग्रेजों के समय में वही काम विवेकानंद ने किया। तो विवेकानंद को लेकर के मैंने कविता लिखी। 65 छंद मैंने 65 छंद मैंने लिखे, लेकिन तभी फिर एमए करने के लिए मैं दिल्ली चला गया, तो वो कविता मेरे कागजों में कहीं खो गई। और फिर अचानक ही 1-2 साल बाद फिर मुझे मिली वो कविता, तो मुझे लगा कि उसको पूरा करना चाहिए। तो 2-3 छंद मैंने और उसमें जोड़े, फिर कहीं रख दिया और मेरे कागजों में गुम हो गई। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी छोड़ के फिर इलाहाबाद में आ गया पीएचडी करने के लिए, तो वहां कविता फिर दिखी, तो एक दो छंद फिर जोड़कर फिर आलसी और लापरवाह होने के नाते फिर कहीं मैं भूल गया, या बहुत ज्यादा सही तरीके से लिख देने पर भी कोई चीज नहीं मिलती। जब मैं नौकरी के लिए वापस मध्य प्रदेश में आया, तो पुराने बॉक्स में किसी लिफाफे में ये कविता मुझे अचानक गिरी मेरे सामने। तो मैंने इसको माथे से लगाया और मैंने कहा कि अच्छा मैं इसको पूरा करता हूँ, क्योंकि निराला जी ने तो 100 छंद लिखे थे, अभी मैं 65 और 70 ही लिख पाया था। तो फिर मैंने उसको कुछ जोड़ने की कोशिश की और फिर वो उसमें रह गई। और इस बीच में अथर्वा की कविता पर काम करता रहा, 25-26 साल अथर्वा में लगे, तो उस कविता को छोड़े रहा, भूल गया। 2013 में अहमदाबाद में स्वामी विवेकानंद पर लेक्चर देने के लिए मुझे बुलाया गया, 12 में शायद। तो मेरे मन में आया कि विवेकानंद की कविता मुझे वो मिल जाती तो मैं वहां मित्रों को अपनी कविता भी सुनाता। तो उस क्रम में मैंने बहुत खोजा, लेकिन मुझे कविता मिली नहीं। लौट के आया तो फिर अचानक मिल गई। तो अब की मैंने चिढ़ के मैंने कहा कि इसको मैं हाथ से नहीं बल्कि अब कंप्यूटर पर पूरा टाइप करके संरक्षित कर लेता हूँ, ईमेल वगैरह करके, जिससे ये गायब न हो जी। 13 में जब मैं उसको लिखने बैठा तो मैंने देखा कि ओहो, ये कविता तो किशोर भावुकता से लिखी गई थी और पता नहीं मैं क्या लिख रहा था, उसको पढ़ के समझ में नहीं आ रहा था। फिर बाद में मुझे ध्यान आया कि मैं क्या लिख रहा था। मैं विवेकानंद के उन 3 दिनों की गाथा लिख रहा था जब वह कन्याकुमारी चट्टान पर 3 दिनों के लिए बैठे थे और भारत के अतीत, मध्यकाल और वर्तमान काल को देखते हुए वह निर्णय लेना चाह रहे थे कि मुझे पश्चिम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। उन्होंने पूरे देश को 12-13 वर्षों तक घूमा था और उनके मन में 2 तरह के संकल्प पैदा होते थे। एक तो संकल्प उनका स्वाभाविक संकल्प था जिसकी वजह से स्वामी रामकृष्ण परमहंस से जुड़े थे, वो ईश्वर दर्शन करना चाहते थे, अपनी मुक्ति चाहते थे, और रामकृष्ण परमहंस के निर्देशन में ही वो समाधि राज्य को प्राप्त कर रहे थे। लेकिन उन्होंने ताला लगा दिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा विवेकानंद से कि मैं नहीं जानता था कि तुम समाधि सुख के अभ्यर्थी हो और इतने स्वार्थी व्यक्ति हो। जहां करोड़ों लोग दीनहीन हैं और उनके लिए काम किया जाना है, तुम अपने समाधि सुख में रहना चाहते हो, यह क्षुद्रता कहलाएगी।
लेकिन अब तुमको तुम्हारे ऊपर मैं नहीं छोड़ सकता। ये आज समाधि को मैं ताले में बंद कर चाबी माँ को दे देता हूँ, और जब तक तुम मेरा काम नहीं करोगे तब तक तुमको इसका अनुभव नहीं होगा। तो रामकृष्ण परमहंस ने ऐसा कहा। विवेकानंद इस बात से बड़े व्यथित हुए, क्योंकि उनको दुनिया का कोई काम करने में उतनी रुचि नहीं थी, लेकिन अब गुरु का आदेश था, चल निकले। लेकिन जो आत्मिक मुक्ति की आकांक्षा थी वो भी कभी कभार जोर मारती रहती थी। तो दक्षिणेश्वर में रहते हुए पभारी बाबा, गाजीपुर के पभारी बाबा का नाम उन्होंने सुना था, और इसी वजह से उनके मन में आया कि मुझे इस महापुरुष का दर्शन करना चाहिए, और गाजीपुर आए। गाजीपुर आकर के उन्होंने उनसे निवेदन भी किया, बहुत प्रतीक्षा की। 4 फरवरी 1890 को उनका दर्शन किया, चर्चा की, बातचीत की, और पास ही कोई भूतैला बंगला था गगन बिहारी राय का, तो वहीं रहने लगे थे। पहाड़ी बाबा भी उनको स्नेह करने लगे, और धीरे धीरे ये भी चाहने लगे कि मेरा शरीर कमजोर है, तो मुझे राजयोग की भी शिक्षा दे देते और आत्मिक मुक्ति की भी शिक्षा दे देते, जिससे कि मैं उसमें प्रविष्ट हो जाता और आत्मिक आनंद को, मुक्ति का आनंद मैं ले लेता। अंत में पहाड़ी बाबा उनको सहमति दी और कहा कि ठीक है, हम तुमको दीक्षा दे देंगे। लेकिन जब वो दीक्षा रात को देने के लिए चले, तो विवेकानंद ने देखा भाव में कि रामकृष्ण परमहंस वहां प्रकट हो गए हैं। उनको अचरज हुआ कि यहाँ रामकृष्ण परमहंस कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उनका निधन तो 4 वर्ष पहले ही 1886 में हो गया था। तो ऐसा कई दिनों तक हुआ, और अंत में उनके मन में पश्चाताप हुआ, और उनको लगा कि मैं ये गलत कर रहा था कि जो गुरु बदल रहा था। और बारानगर मठ में उनके गुरु भाइयों को जो चिट्ठी लिखी थी, तो उनके गुरु भाई भी परेशान हो गए थे कि वो रामकृष्ण परमहंस को छोड़कर अन्य को गुरु क्यों बनाना चाहते हैं। बाद में इस पर उन लोगों ने एक सफाई भी दी कि दरअसल रामकृष्ण परमहंस के आध्यात्मिक वैभव को लेकर उनके मन में कोई संशय नहीं था, वो तो अपने कमजोर शरीर को राजयोग से पुष्ट करना चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। उनके साहित्य को जब आप पढ़ते हैं, पत्रों को पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में संशय हो गया था, और उनको लग रहा था कि मुझे पहाड़ी बाबा से दीक्षा प्राप्त करके आत्मिक मुक्ति की ओर चलना चाहिए। लेकिन वो नहीं होना था, और उन्होंने फिर वहां से वो चले गए घूमते घामते। फिर अनेक वर्षों के बाद फिर 1892 में पहुंचे कन्याकुमारी, मतलब उसके लगभग 1.5-2 साल बाद। और वहां पश्चिम जाने की जब वो चेतना हुई कि पश्चिम जाना चाहिए, तो भी एक भ्रम और एक संशय था। और कन्याकुमारी में जब वो गए और 3 दिन तक ध्यानस्थ रहे, तो भारत माता की आकृति को देखा उन्होंने, और दुर्बल भारत माता की दुर्बल संतानों को देखकर वो बड़े दुखी हो गए। और भारत के राजन्य वर्ग से उनको कोई आशा न रही, तो उनको लगा कि मुझे पश्चिम अवश्य ही जाना चाहिए, क्योंकि सन्यासी को समुद्र पार करना निषेध था। तो इस विचिकित्सा में रहते हुए 3 दिन तक वो ध्यानस्थ रहे। और भारत की जो भागवत शक्ति है कुमारी अंतरीप की, कन्याकुमारिका की, वो एक प्रकार से जैसे शिव को पाने के लिए कन्याकुमारी ने तपश्चर्या की थी, इसी तरह से विवेकानंद ने भी शिवत्व को प्राप्त करने के लिए तपश्चर्या की, और भगवती की कृपा से वह निसंशय होकर लौट करके आए। तो मैंने उसी छंद में इस कथा को रचने का कार्य किया। तो मैं कुछ छंद जब मैं लिखने चला दोबारा, तो मुझे लगा कि मेरा बाल सुलभ मन और किशोरकालीन मन पूरा न्याय नहीं कर सकता था इस छंद के साथ। तो उसमें बहुत सारे मैंने परिवर्तन किया, और परिवर्तन करने के बाद 2013 में एक तरह से नए तरीके से ही मुझे रचना पड़ा। हाँ, इसमें कुछ एक छंद जरूर उस पुराने जमाने के भी बचे हुए हैं। तो अब सुनिए, शैलाधिराज तनया प्रवीण, यहाँ से मैं सुनाता हूँ आपको। ठीक। इकतालीसवां छंद है कि जो उनके मन का संशय है, गाजीपुर वाला, वहां से शुरू करता हूं। जो राम कृष्ण में थी अभंग, वह श्यामा की उच्छल तरंग, ले गई स्तब्ध कर द्वैत संग, गाजीपुर। वाह, गाजीपुर। अब वो वही छंद सुनिए। जो राम कृष्ण में थी अभंग, वह श्यामा की उच्छल तरंग, ले गई स्तब्ध कर द्वैत संग। द्वैत संग लेकर के गई वह श्यामा, वह कृष्णा, वह देवी काली, उनको उस द्वैत के साथ लेकर के गई। और गाजीपुर की 6 मात्राएं हमने आगे बढ़ाई। पवहारी बाबा ने वारण कर दिया वही योगारुण क्षण, साधन समाधि के हित कारण चिंतातुर। जो चिंतातुर थे विवेकानंद, उनकी चिंता का वारण कर दिया पवहारी बाबा ने, और उनको निसंशय करके भेज दिया। तो अब ये चूंकि क्लासिकल स्टाइल है कविता की, कठिन है शब्दावली,
सामासिक शब्दावली है, बहुत कम चिपके हुए शब्दों के माध्यम से बड़े अर्थों को गूंथना पड़ता है, और छंद का निर्वाह भी करना है और गणों का भी निर्वाह करना है, तो ये कठिनाई इसके साथ रहती है। जो राम कृष्ण में थी अभंग, वह श्यामा की उच्छल तरंग, ले गई स्तब्ध कर द्वैत संग गाजीपुर, पवहारी बाबा ने वारण कर दिया वह नियोगारुण क्षण। वारण कर दिया ने निवारण कर दिया। पवहारी बाबा ने वारण कर दिया वह नियोगारुण क्षण, साधन समाधि के हित कारण चिंतातुर। साधन समाधि के हित कारण, जो साधन समाधि के कारण चिंतातुर थे, उसको पाने के लिए उसका वारण कर दिया पवहारी बाबा। अब इस रचना को मैं करूं और गाजीपुर इसमें ना आता तो अधूरा रहता ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, और हमें लगता है कि ये कार्यक्रम भी अधूरा रहता अगर आप ये रचना ना पढ़ते। क्या पता। तो 3-4 मिनट में समापन करते हैं। हाँ। अर्जित समाधि सुख निर्विकल्प, गिरताद्वैतों के परे अल्प, क्षण में कितने बीतते कल्प आभासित, चैन होगा न कभी पलछिन, हड्डियां भी टूटेंगी लेकिन, करना होगा यह काम कठिन सबके हित। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तुमको जो यह निर्विकल्प समाधि है ये नहीं मिलेगी अभी, तुमको तुम्हारी हड्डियां टूट जाएंगी तो भी तुमको काम करना पड़ेगा, तुम्हारी हड्डियों से भी मुझे काम लेना है। चैन होगा न कभी पलछिन, हड्डियां भी टूटेंगी लेकिन, करना होगा यह काम कठिन सबके हित। यह काम करना होगा सबके हित में, है ना जी। कहते हैं कि निज सुख है क्या जो लोकोत्तर। अपने सुख में पड़े रहना क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर हम अपना ही सुख कर रहे हैं पढ़ लिख करके, ये कौन सी बड़ी बात हुई। निज सुख है क्या जो लोकोत्तर भी तो कुछ नहीं सके जो कर। यानी जो लोकोत्तर प्राप्त हो जाए, स्वर्ग भी प्राप्त हो जाए तो भी कुछ नहीं प्राप्त हुआ। अगर अपने ही सुख से आप स्वर्ग बना लेते हैं अपने लिए तो भी उसका कोई मूल्य नहीं है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि निज सुख है क्या जो लोकोत्तर भी तो कुछ नहीं सके जो कर, पर को आत्मवत सुखी क्षण भर। वह मानव कौन है जो पर को, दूसरे को अपने समान सुखी कर सके। निज सुख है क्या जो लोकोत्तर भी तो कुछ नहीं सके जो कर, पर को आत्मवत सुखी क्षण भर। वह मानव कौन है जो पर को यानी दूसरे को क्षण भर आत्मवत अपने समान ही सुखी कर सके, उसे मानव कहेंगे। जनता के कर शिक्षित, जनता के पैसे से जो शिक्षित हुआ है लेकिन अद्रवित है, निर्मम है, कठोर है जनता के लिए, जनता के पैसे से ही पढ़ लिख कर और जनता से ही मुंह फेर लेता हो, वह धोखेबाज है, वह शिक्षक नहीं है, वह शिक्षा प्राप्त व्यक्ति नहीं है। ये रामकृष्ण परमहंस ने समझाया था। जनता के कर शिक्षित अद्रवित, निरपेक्ष मनुज वंचित निश्चित। जो निरपेक्ष मनुज है, निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट अपने को मानता है, अपने में ही पूर्ण मानता है, अपने को अपने लिए जीता है, निरपेक्ष मनुज वंचक निश्चित, धोखेबाज ठग है। सुन पड़ी गिरा यह अवचिंतित श्रृंगिरव। ये वहां पर समुद्र की लहरों पर उनको यह आवाज सुनाई दी। लहरों में गिरती छहर छहर, वह गिरा देशना की गुरुवर। ठाकुर ने समझाया उस पर कर चिंतन, देखा भीतर सम्मिलित विनय। पश्चिम जाकर यह धर्म विजय, देगी जीवन को दृष्टि अभय होगा जन। यह निर्धन धन खोजे उपाय, धन के शिक्षा के निस्सहाय। राजन्य वर्ग संकुचित काय सीमित मन। जो राजन्य वर्ग है, राजा वर्ग है, शासक वर्ग है, वो संकुचित काय है, अपने में सिमटा हुआ है। सीमित मन, उसका माइंड बहुत संकीर्ण है, नैरो है। वो बताइए कि किस रजवाड़े ने, किस बड़ रजवाड़े ने, कितने रजवाड़े थे, कितने रजवाड़ों ने विश्वविद्यालय खोले, स्कूल खोले। आप देखेंगे कि रजवाड़ों ने स्कूल कॉलेज नहीं खोले। उन्हें लगता था कि जनता शिक्षित हो जाएगी तो वह उनकी विरोधी भी हो सकती है। बिल्कुल। बहुत कम राजे रजवाड़ों ने स्कूल कॉलेज खोले, और वो भी बहुत बाद में चलकर, और इन्हीं संतों महात्माओं के आवाहन करने पर खोले, अपने मन से उन्होंने नहीं खोला। तो यह अब कह रहे हैं कविता में है कि यह निर्धन धन खोजे उपाय। स्वयं विवेकानंद को, जो खुद ही निर्धन थे, भिक्षा से जीवन यापन कर रहे थे, उनको उपाय खोजना था भारत की निर्धनता को दूर करने के लिए। ये क्या बड़ी विडंबना है। देखिए कि यह निर्धन जन खोजे उपाय, अपने लिए कह रहे हैं कि यह निर्धन जन खोजे उपाय, धन के शिक्षा के निस्सहाय, निस्सहाय लोगों के लिए, हेल्पलेस लोगों के लिए धन के और शिक्षा के उपाय खोजे।
राजन्य वर्ग संकुचित काय सीमित मन। सीमित। छंद का निर्वाह करते हुए यह निर्धन जन खोजे उपाय, धन के शिक्षा के निस्सहाय, राजन्य वर्ग संकुचित काय सीमित मन। देश में न साधन की क्षमता, देश में साधन संसाधन नहीं है। संप्रति चिंतन में दुर्बलता, उस समय चिंतन में दुर्बलता है लोगों के, आगे बढ़कर नहीं आ रहे हैं। शिक्षित जन उदासीन करता सेवक बन। और जो पढ़ा लिखा समाज है, कलकत्ता में पढ़ रहा हो चाहे प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ रहा था, वो भी उदासीन करता है। क्यों? क्योंकि वो सेवक सर्विसमैन बनना चाहता है, वह राष्ट्र की सेवा में नहीं आना चाहता, वो क्लर्की करना चाहता है ना। तो अब 46वां छंद है कि जाना होगा अब दूर देश, जाना होगा अब दूर देश, अस्ताचल में करने प्रवेश, पश्चिम की ओर जो सूर्य डूबता है उधर जाना पड़ेगा। कुछ आध्यात्मिक थे प्रश्न, शेष के उत्तर, शेष के उत्तर। हाँ, जाना होगा अब दूर देश, अस्ताचल में करने प्रवेश, कुछ आध्यात्मिक थे प्रश्न, शेष के उत्तर देने होंगे भौतिक सहर्ष, करना होगा अमृत विमर्श, देखना प्रज्ञा के नव उत्कर्ष विस्मय कर। यानी एक तरह का काम करना पड़ेगा। अब यहां पर अंतिम पढ़ रहा हूं, शैलाधिराज तनया प्रवीण। शैलाधिराज यानी हिमालय की पुत्री यानी पार्वती, प्रवीण यानी जो तेजस्वी हैं, वो तपश्चर्या कर रही है ना, अनशन किए हुए हैं कन्याकुमारी में। तो शैलाधिराज तनया प्रवीण, अनशना उमा शिव ध्यानलीन, अनशना अनशन कर रही है उमा, अनशना उमा शिव ध्यानलीन, चैतन्य तपश्चर्या नवीन विद्रुमसी, कन्याकुमारिका के तट पर लहराती सेली सिंधु लहर, छितराती है बालुका लहर कुमकुम से। यहीं पर समाप्त करता हूँ। ये कविता छप के आ रही है और यह भी एक तरह की चुनौती को पूरा करने का काम मैंने किया कि निराला अपने पूर्वजों को याद करने का, स्मरण करने का यह भी एक तरीका है। हम केवल प्रेमचंद और निराला का नाम लेते हैं और कभी उनके द्वारा प्रवर्तित मार्ग पर हम कभी नहीं जाना चाहते। तो ये मैंने इस काम को पूरा करने का एक प्रयत्न किया छोटा सा। मुझे लगता है कि जो सुविज्ञ जन है उसका पाठ करेंगे तो उसकी सराहना करेंगे और बहुत अच्छा है और लय बहुत अच्छी आएगी इसकी सर। जो पढ़ते थे निराला जी, अगर उस धुन में या उस लय में इसको पढ़ा जाएगा तो बड़ी सुंदर उतरेगी कविताएं आपकी, जो इस पुस्तक में है विवेकानंद में। और निश्चित तौर पे हम सभी को अथर्वा में मैंने प्रसाद जी की कल्पना को आगे बढ़ाया। कामायनी में जो बड़ी मानवता की एक बड़ी अभिकल्पना प्रस्तुत की, अथर्वा में वो काम मैंने किया और विवेकानंद में निराला जी के इन छंदों के माध्यम से जागृत करने का प्रयत्न किया। सौंदर्य जल में नर्मदा के माध्यम से नर्मदा की कथा लिखी और अंतिम कविता गाजीपुर की गोमती नदी पर बैठ के खड़े होकर पुल पर लिखा था, उसके साथ इसका समापन कर रहा हूँ जी। अब मैं उससे पहले सभी दर्शकों का पहले से ही आभार व्यक्त कर देता हूं जो लोग इससे जुड़े रहे, कार्यक्रम को लगातार देख रहे, और आपका भी विशेष रूप से आभार कि आपने अपना बहुमूल्य समय इस पटल को दिया। और इस कविता के साथ ही हम लोग बिल्कुल इसको समापन की ओर ले चलेंगे और गाजीपुर नाम से है तो विशेष होगी ये, बिल्कुल सर। गोमती के लिए दुख और दुविधा के पुल से गुजरते हुए मैंने गोमती को देखा, निर्जल सूखी रेतीली। ये जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था, बहुत पुरानी बात है, 1987 में, तो बस से गाजीपुर से बस लेकर के मैं जाता था इलाहाबाद और फिर वहां से ट्रेन से मैं जाता था दिल्ली। तो एक बार जा रहा था तो वहीं बस खराब हो गई पुल के पास। गर्मियों के दिन थे और दूर से मैं देख रहा था जो पुल के पास से जो गोमती बह रही थी, तो बीच में एक बड़ा सा द्वीप उभर आया था और उसका पानी बड़ा ही कम हो गया था दोनों दिशाओं में। मतलब वो द्वीप इतना चौड़ा हो गया था कि नदी किनारे से बड़ी थोड़ी सी नदी दिखाई दे रही थी और बहुत उदासीन दिखाई दे रही थी, अजीब सी। और मैंने कहा कितना दुख लेकर के गंगा से मिल रही है ये नदी। दुख और दुविधा के पुल से गुजरते हुए मैंने गोमती को देखा, निर्जल सूखी रेतीली। नदी घाम में रिस रही है, बेबोल सिवारों में उलझी, बीच में चकत्ते सा उभरा द्वीप उसे खोल रहा है। वाह, खोल रहा है माने उसके जलभराव की पोल खोल रहा है। हाँ। द्वीप ना होता तो कैसे पता चलता कि नदियों की स्थिति क्या हो रही है। क्या है? नदी घाम में रिस रही है, बेबोल सिवारों में उलझी, बीच में चकत्ते सा उभरा द्वीप उसे खोल रहा है। मैं अब यूं ही पछता रहा हूं कि नदी के निर्जन एकांत में पुल पर क्यों आया, उसे इतना उदास क्यों पाया। उसे इतना उदास क्यों पाया।
लेकिन आप सभी जो दर्शक हैं, देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, वो निश्चित तौर पे आज नहीं उदास थे और बहुत सारे लोग लगातार आपके इस कार्यक्रम को देखे और हमें लगता है कि यह गाज़ीपुर का सबसे बड़ा एपिसोड था। उसके बाद भी बड़ी संख्या में लोग जुड़े रहे लगातार और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा इस कार्यक्रम को देख रहे वेद प्रकाश जी, कुश तिवारी जी, आदरणीय भोलानाथ कुशवाहा जी और राम नारायण तिवारी जी, ऐसे सत्येंद्र यादव जी, मीरा भारती जी, ऐसे तमाम लोग जो इस कार्यक्रम को निरंतर देखते रहे, उन सभी का बहुत-बहुत आभार और डॉक्टर साहब का विशेष रूप से आभार डॉक्टर आनंद कुमार सिंह जी का कि आपने इस पटल को पूरा मैं ये कहूँगा कि एक जो मन से समय दिया आपने, ये हमारी बड़ी उपलब्धि है और जिस मन के साथ आपने हमारे साथ अपनी बातें की और अपनी बातें रखी, अपनी कविताओं को प्रस्तुत किया, सुन के इच्छा नहीं हो रही कि बिल्कुल छोड़ दिया जाए और मैं भी बीच में इसीलिए बिल्कुल टोक नहीं रहा था क्योंकि घंटा होने के बाद हम लगभग सोचते हैं कि अब कार्यक्रम सिमट जाए, लेकिन इच्छा ही नहीं हो रही थी कि इस कार्यक्रम को बंद किया जाए और अभी भी नहीं इच्छा हो रही है कि बंद किया जाए, लेकिन चूंकि समय की एक सीमा है और शिबू भैया जी का तो इंटरनेट ही समाप्त हो गया, वो अपने आप ही बाहर हो गए, तो ऐसे बहुत सारे लोगों का इंटरनेट खत्म हो जाएगा, तो उससे पहले हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को समाप्त करें। तो आप सभी का बहुत-बहुत आभार, डॉक्टर साहब बहुत-बहुत आभार, सभी दर्शकों बहुत को धन्यवाद प्रणाम आपको। और चलते हैं सबके प्रति बहुत आभार और बहुत शुभकामनाएं। ये यात्रा चलती रहे शब्द गंगा की और अभी कुछ ही दिनों में गाजीपुर आऊंगा तो मैं भी चाहूंगा कि साहित्यिक समवाय को हम लोग फिर से जोड़ें और शब्द गंगा को वहां भी लेकर उसकी एक शाखा वहां भी ले चलें। जी अमित जी, आनंद अमित जी, आपके प्रति हृदय से आभारी हूँ और शिबू जी के भी प्रति बहुत आभारी हूँ और आपने मुझे जोड़ा, मुझे इस लायक समझा, ये बड़ी कृतज्ञता अनुभव करता हूँ। बहुत धन्यवाद। लायक तो हम लोग हुए सर आज की, हमें आपने इस लायक समझा कि आप हमारे पटल पे आ जाए, हमारे लिए बड़ी बात है। आप तो हमारे अपने, हम तो आप ही के हैं। गौरव के क्षण है सर हमारे लिए। ठीक है सर, ओके, प्रणाम। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं।